पुलिस के लिए काम करना, पैरामिलिट्री के लिए काम करना, आर्मी के लिए काम करना और इनके ऊपर काम करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई भी एक केस सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक जासूस पीछे लग गया और वो पूरा का पूरा उसे मर्डर केस को सॉल्व कर दिया। और किसी डिटेक्टिव से कंगना रनौत किस तरीके से मतलब रिलेट कर रही है अजय देवगन से? देखिए, इसके बारे में लोगों को नॉलेज होनी भी चाहिए। सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, या फिर कोई भी और पुलिस, कोई भी और एजेंसी है, ये उन केसेस पे इन्वेस्टिगेट करती है जो कि डिटेक्टेड क्रिमिनल केसेस हैं। सुसाइड किया है इसने या इसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें ये शक है कि इसको मारा गया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भरोसा नहीं है तो वो हमारे पास आते हैं, भाई आप इंडिपेंडेंट अपनी रिसर्च करके बताओ कि क्या पुलिस का जो वर्जन है वो ठीक है नहीं है। कितने पॉलिटिशियंस के लिए पर्सनल काम किए, कितने सेलिब्रिटीज के लिए हमने काम किए, हर किसी को जरूरत पड़ती है। आपको नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन करते टाइम आपकी क्या इन्फॉर्मेशन सामने वाली पार्टी के पास चली जाए जिसको कल को मिसयूज ना हो जाए। मतलब इनके अंदर घुस के काम करना, इनके अंदर घुस के काम नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी में पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा। आज हमारे खास मेहमान हैं पॉडकास्ट के नमन जैन। स्वागत है नमन जी। नमन जी, काली टोपी, काला चश्मा, लंबा कोट काला, 6 फीटे जवान, इसी को जासूस कहते हैं, इसी को डिटेक्टिव कहते हैं, इसी को इंटेलिजेंस गैदर करने वाला इंसान कहते हैं, जो भीड़ में भी भीड़ से अलग होता है और वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और डिटेक्टिव एक ऐसा है जो इस फार्मूले पे चलता है कि जो दिख रहा है वो वैसा होता नहीं है। बिल्कुल, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, ये काली टोपी, काला कोट, बड़ी बड़ी मूछें, काला चश्मा, चैन वाला, ये डिटेक्टिव कैसा हुआ जब वो आइडेंटिफाइड है? तो दिस इज व्हाट, जब आपको ऐसे डिटेक्टिव देखने का शौक है कि जो टोपी पहनते हैं, काला चश्मा लगाते हैं, ओवरकोट पहनते हैं या फिर बड़ी हाई प्रोफाइल गैजेट्स यूज़ करते हैं, जो कि किसी के बारे में कुछ भी कहीं पे भी जाके जान लेते हैं, ऐसे अगर आपको डिटेक्टिव्स ढूंढने हैं तो ऐसे डिटेक्टिव्स सिर्फ मूवीज़ में मिलते हैं। हॉलीवुड, कई बार बॉलीवुड मूवीज़ में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप रियल डिटेक्टिव्स को देखना चाहते हैं तो रियल डिटेक्टिव्स आर कॉमन पीपल। जो कॉमन लोग होते हैं उन्हीं में से निकल के कुछ लोग डिटेक्टिव्स बनते हैं, और जो आदमी कॉमन लोगों के बीच में मर्ज हो जाए वही एक अच्छा सक्सेसफुल डिटेक्टिव है। जो आदमी आम लोगों में मर्ज ना हो पाए वो कभी एक अच्छा डिटेक्टिव, एक अच्छा अंडरकवर एजेंट नहीं बन सकता। राइट, सो अगर आपकी पहचान ही एस्टेब्लिश हो गई कि भाई आप एक डिटेक्टिव हो तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? कोई आपको इन्फॉर्मेशन देगा ही क्यों? और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है इस बात की कि आप लोगों में अपना ट्रस्ट डेवलप करें, और ट्रस्ट डेवलप करके आप उन लोगों से धीरे 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 इन्फॉर्मेशन निकालें। ठीक है, सो अगर आप पहन के चले गए टोपी तो आपको देख के पहले ही शक हो जाएगा कि ही इज़ नॉट फ्रॉम द क्राउड, या अलग सा आदमी कौन आ गया मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो कवर है वो सारा खत्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई रियल लाइफ के डिटेक्टिव्स और रियल लाइफ के डिटेक्टिव्स बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि जब आप ऑलरेडी अलग हैं, भीड़ से दिखाई दे रहे हैं, तो काहे बात के डिटेक्टिव। जी तमाशा ज़्यादा है, जी, जासूसी कम जी या जीरो है। जी। नमन जैन जी, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि 27 साल जूझने के बाद तब आप स्टेट मिरर हिंदी और संजीव चौहान के सामने बैठे हुए हैं ये बताने के लिए कि क्या दुनिया है जासूस और जासूसी की। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 27 साल की जर्नी जो है बहुत लंबी जर्नी थी। एक वक्त था जब हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस फील्ड में जाके खुद किया करते थे। नाउ अब क्या है कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। हमारे यहाँ सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स हमारी कंपनी में काम करते हैं सीनियर मैनेजमेंट में, और 11 ऑफिसेज हैं हमारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद में। और काफ़ी स्टाफ इन जगहों पे काम करता है। फील्ड में इन्वेस्टिगेटर्स बहुत सारे काम करते हैं जो कि ट्रेन किए जाते हैं बाय दीज पीपल, जो सीनियर मैनेजमेंट अलग अलग फोर्सेस से हैं। तो बेसिकली क्या है, वहाँ से लेकर जब हम फील्ड में इन्वेस्टिगेशन खुद करते थे और यहाँ तक की जर्नी जहाँ पर हम इतना बड़ा यूनिट मैनेज करते हैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को करने का,
बहुत हार्श थी, लेकिन साथ में बहुत थ्रिलिंग भी थी। जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का बिजनेस है, वो एक इस तरीके लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये सिर्फ जो हैं ये हस्बैंड वाइफ की जासूसियाँ करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो प्रोफेशन है, ये इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा एलाबरेट है। एविडेंस किसी भी चीज़ में चाहिए हो, हर किसी को एविडेंस की ज़रूरत है। कोर्ट फाइंड आउट करने जाती नहीं है एविडेंस, लॉयर्स आपके लिए एविडेंस फाइंड आउट करते नहीं हैं, पुलिस अपने केस को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एविडेंस फाइंड आउट करती है। तो जिसको बचना है कोर्ट में अपने केस को प्रूव करना है, वो एविडेंस लाने के लिए कहाँ जाएगा? आम आदमी के पास वो पोटेंशियल नहीं है कि वो एविडेंस निकाल सके अपने आप को बचाने के लिए। अब वो केसेस कोई से भी हो सकते हैं, वो केसेस कॉर्पोरेट नेचर के भी हो सकते हैं, वो केसेस क्रिमिनल नेचर के भी हो सकते हैं, वो केसेस जो हैं आपके मैट्रिमोनियल नेचर के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एविडेंस निकालने के लिए एक डिटेक्टिव की ज़रूरत पड़ना बड़ी ही कॉमन बात है। और ये चीज़ जो है विद द कोर्स ऑफ टाइम, जो आज से 27 साल पहले थी, आज उसकी डिमांड उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। बिकॉज इंफॉर्मेशन और एविडेंस, ये दो चीज़ें एक ऐसी होती हैं जिसकी ज़रूरत हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं पड़ी जाती है। यानी कि नमन जैन ये कहना चाहते हैं हम्म कि स्लूथ्स हम्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हम्म आपकी जो कंपनी है हम्म वो सिर्फ जासूसी कंपनी नहीं है, हम्म बल्कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, जासूसों का करेक्ट। समंदर है। यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक इन्वेस्टिगेटर अपने आप में कोई भी एक केस सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है कि एक जासूस पीछे लग गया और वो पूरा का पूरा उसे मर्डर केस को सॉल्व कर दिया, कोई भी केस उसको दिया गया वो अकेले ही उसको सॉल्व कर रहा है। ये काम जो होता है एक टीम का काम होता है। कोई भी आदमी अकेला किसी केस को सॉल्व नहीं कर सकता, टीम सॉल्व करती है पूरी। आपको टीम मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि एक टीम है जो आदमी को फॉलो कर रही है फील्ड में, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रही है। एक आपकी बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम है जो उसके बारे में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। एक ऑन ग्राउंड टीम है जो उस आदमी का इंक्वायरीज कर रही है उसके आस पड़ोस में जाके अलग अलग जगहों पे। अब इनमें से एक टीम अगर कोई नज़र में आ जाए, ठीक है, तो आपको टीम एक्सचेंज करनी पड़ती है ताकि दूसरी टीम जाके उसकी जगह पे काम कर सके, फॉलो करे या इन्वेस्टिगेशन या फील्ड में इन्वेस्टिगेशंस करे। तो इट्स अ टीम एफर्ट। और फिर जब ये सारी टीम्स अपने फीडबैक्स देती हैं, उन फीडबैक को कोलेट करके उसको रिपोर्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर करना, उसके लिए एक अलग टीम होती है। और अगर हम एक केस को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या लूप होल रह गया उसको सॉल्व करते टाइम, उसको जज करने के लिए सीनियर आईबी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या हम हैं मैनेजमेंट में, हम लोग देखते हैं। तो इट्स अ टीम एफर्ट। कोई भी डिटेक्टिव जो है अगर अकेले लोन वॉल्फ है जिसको कहते हैं कि अकेले काम करना चाहता है और सारा केस को अकेले सॉल्व करना है, तो कभी भी एफिशिएंसी लेवल इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता जितना एक मेल और फीमेल की टीम को साथ में लेके चलने का जो एफिशिएंसी लेवल होता है। हम आपके केसेस पे बाद में बात करेंगे, बॉलीवुड से लेके और हॉलीवुड तक की आपको पता रहती कहाँ क्या कुछ है। और भी तमाम चीज़ें, कॉर्पोरेट भी होते हैं, पर्सनल मैटर्स भी होते हैं, फैमिली मैटर्स, ठीक है, पोस्ट मैरिटल प्री मैरिटल के भी केसेस आप डील करते हैं। सवाल ये है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, पुलिस स्टेट की जहां इतनी एजेंसियां लगी हों, वहां फिर नमन जैन जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव या जासूसों की कंपनी या आपका क्या काम है और आप कैसे कर सकते हैं, और लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है कानूनी तौर पे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, इसके बारे में लोगों को नॉलेज होनी भी चाहिए। सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, या फिर कोई भी और पुलिस, कोई भी और एजेंसी है, ये उन केसेस पे इन्वेस्टिगेट करती है जो कि डिटेक्टेड क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। सो और जहाँ पर क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, उन केसेस पे इन्वेस्टिगेट करती है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं सस्पिशंस पे। सस्पिशंस क्या होते हैं? शक होना। अपने मालिक को अपने एम्प्लॉय के ऊपर शक हो गया, कॉर्पोरेट को अपने एम्प्लॉय के ऊपर है कि भाई ये चोरी करता है कंपनी में, या ये जो है मेरे बिजनेस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, या ये कोई अपना अलग से बिजनेस चला रहा है, या ये कमीशंस ले रहा है वेंडर्स से। शक है सिर्फ, बट कंफर्म नहीं है। तो क्या वो पुलिस के पास जा सकता है? नहीं, ठीक है। अगर सपोज करिए एक आदमी को सामने वाले पर्सन से शादी करनी है, ठीक है, तो क्या प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, इस इरिवर्सिबल डिसीजन है, ठीक है, बाद में तो फिर आप कोर्ट के धक्के ही खाते रहोगे, 15-15 साल लग जाते हैं कोर्ट में। तो पहले ही अलर्ट होके ये देखना कि भाई आप एक सही शादी में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या पुलिस करेगी?
नहीं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। सपोज करिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, या चाइल्ड कस्टडी का इशू है, या आपको अपने जो है हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम करना है, ठीक है। शादी के बाद आपका हस्बैंड कहता है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, बट वो फिर भी वर्क कर रहा है, ये क्रॉस चेक करने के हाँ लिए। हाँ। तो इसके लिए कौन करेगा? क्या आप पुलिस के पास जाएंगे? क्या पुलिस उसमें आपकी हेल्प करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। सो आपको डोमेस्टिक थेफ्ट है, घर में आपका जो है ज्वेलरी चोरी हो गई, बट आपको अपने फैमिली मेंबर के ऊपर शक है, ठीक है। आप नहीं जाना चाहते पुलिस में इन्वेस्टिगेशन उसकी करवाने के लिए, ठीक है। आप नहीं चाहते कि मेरी फैमिली का मैटर पुलिस में जाए, ठीक है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि लोग जा नहीं सकते। ब्लैकमेलिंग के केसेस, ब्लैकमेलिंग के केस में आप मुझे बताइए कि आदमी जो ब्लैकमेल हो रहा है, ठीक है, उसको ये आज ट्रस्ट ही नहीं है कि अगर मैं अपने मैटर को पुलिस में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो क्या पुलिस मुझे कहीं और ज़्यादा ब्लैकमेल करना शुरू नहीं कर देगी, मेरे से और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछना शुरू कर देगी, ठीक है, या मेरा केस एक्सपोज तो नहीं हो जाएगा, मेरा केस मीडिया में तो नहीं आ जाएगा। तो मुझे अगर साइलेंटली मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे अपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करवाना है, ख़त्म करवाना है, मुझे जो है अपने आप को सेफ गार्ड करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव का जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट एजेंसी से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, इंटेरोगेशंस करती हैं, ओपन करती हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव्स डिस्क्रीटली काम करते हैं कि जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ये फर्क है, ये फर्क है जासूस और जांच एजेंसियों के यस बीच। यस इसलिए जासूसी और जासूस का काम एकदम अलग है, यस और वो निहायत निजी हाँ आंतरिक बिल्कुल मामला है, इंटरनल बिल्कुल मैटर है, वो बिल्कुल इंटरनल मैटर है। पर्सनल है बिल्कुल। यस इसलिए आप लोग कामयाब हाँ हैं। हाँ। और कहीं जगहों पे ऐसा भी होता है कि जैसे कोई मर्डर, कोई सुसाइड किया किसी पर्सन ने, उसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, उनकी फैमिलीज हमारे पास आती हैं कि पुलिस ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि इसका जो सुसाइड किया है इसने, या इसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें ये शक है कि इसको मारा गया है क्योंकि इसकी दुश्मनी इन लोगों के साथ थी। तो आप ये इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि भाई ये सुसाइड है, मर्डर है। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जिसमें कि पुलिस उसको डिक्लेयर कर चुकी है, ठीक है, लेकिन उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो हमारे पास आते हैं, भाई आप इंडिपेंडेंट अपनी रिसर्च करके बताओ कि क्या पुलिस का जो वर्जन है वो ठीक है नहीं है। आपका बिल्कुल ठीक है ये कहना। सवाल ये है कि आपने किसी केस के एविडेंसेस जुटाए और वो इनपुट जो आया वो सारा निकाल के आउटपुट के रूप में आपने हैंडओवर कर दिया। बिल्कुल। जो कंप्लेनेंट था या आपके पास आया क्लाइंट, वो क्लाइंट अब आपकी जुटाई हुई उस इंफॉर्मेशन को एज लीगल एविडेंस आगे कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, दो चीजें हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है एविडेंस। इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्लाइंट के यूज के लिए होती है, उसके पर्सनल यूज के लिए। अब वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने लाइफ में क्या डिसीजंस लेना चाहता है या उसको किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहता है, ये उसके ऊपर है। इंफॉर्मेशन जो है, हमारी रिपोर्ट की कोर्ट में कोई वैलिडिटी नहीं है। हम विटनेस बन सकते हैं, विटनेस बनने की वैलिडिटी है, लेकिन अगर हम एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी केस में, एविडेंस हम कोर्ट के पर्पज से ही बनाते हैं और वो कोर्ट में प्रोड्यूस किए भी जा सकते हैं, बिकॉज एविडेंस की कोर्ट में वैल्यू है। इंफॉर्मेशन की भी तभी वैल्यू है व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। हाँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हाँ हुए हाँ, हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन, कुछ केसेस में क्या है कि एविडेंस नहीं चाहते लोग। अब जैसे प्री मैट्रिमोनियल केस है, शादी से पहले की इंक्वायरी है, उसमें यू डोंट नीड एन एविडेंस, क्योंकि आपको सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। एविडेंस बेस्ड अगर आपको किसी चीज़ का एविडेंस इकट्ठा करना है तो थोड़ी कॉस्टली एक्सरसाइज होती है, और एविडेंस इकट्ठा करे बिना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लोगों से गेन करनी है तो सस्ती एक्सरसाइज होती है। मैं आपकी बात से ही सवाल ला रहा हूँ। इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, मान लीजिए प्रीमैरिटल में चले गए, पता करवाया कि भाई क्या चल रहा है, लड़की की तरफ से क्या है, कैसा है परिवार, कुनवा, खानदान, लड़की, लड़का कैसा है, आपने निकाल के किसी भी एक पक्ष को दे दिया जिसने आपको हायर किया था। बिल्कुल। सवाल ये है, आपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दिए, तो क्या आपकी सिर्फ उस कही हुई बात पे वो रिश्ता तोड़ देंगे? देखिए, ये तो वो विश्वसनीय कैसे बनाएंगे? मैं बताता हूँ क्या है कि सपोज करिए कि दो तरीके के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने इन्फॉर्मेशन नेगेटिव निकाली या पॉजिटिव निकाली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब किसी की अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, कुछ क्लाइंट्स हैं जो उसी पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें और कुछ जानना नहीं है, आपने इतना कर दिया, इतना काफ़ी है, ठीक है, और हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे आपकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के बेस पे। आपने मतलब उनके शक को दूर कर दिया। हाँ, शक को दूर कर दिया। ठीक। अब
दूसरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा तो रिश्ता हो चुका है, अब रिश्ता तोड़ने के लिए उससे घर वालों को दिखाना पड़ेगा ये लड़का ये काम कर रहा है, ये लड़की ये काम कर रही है, तो हमें एविडेंस भी ला के दो। फिर उस केस में हम एडिशनली जाके एविडेंस ले आते हैं जिस जिस चीज़ की नेगेटिव इंफॉर्मेशन निकलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की का या लड़के का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है और वो फिर भी शादी करने जा रहा है, तो उसका एविडेंस निकालना है। अब वो कहते हैं हमने बता तो दिया भाई इसका अफेयर है, और वो कहते हैं हमें इसका एविडेंस ला के दो, या ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, मुझे तो इस चीज़ का एविडेंस ला के दो। ठीक है, तो फिर हम उस एविडेंस को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करके एविडेंस भी निकाल लेते हैं। नमन जैन जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि आप डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, आपका काम है पैसा लेके काम करना। करेक्ट, बिल्कुल यही सही बात ड्यूटी है। आपकी। हाँ, बिल्कुल ओपन सर्विस और ओपन बिजनेस है। बिल्कुल। ऐसे में कभी कभी आपके पास आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लॉयर, जजेस, इनकी फैमिली से संबंधित जब केस आ जाते हैं, तो क्या आप उनमें भी इस तरीके से काम कर पाते हैं फ्रीलांस होके? बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाते। कितने जजेस के लिए हमने काम किया इंडिया के, मतलब, और हमारे 1-to-1 रिलेशन है उनकी फैमिली के लिए। जजेस जो हैं वो भी तो इंसान ही हैं। अगर उनको कोई काम कराना है तो गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर अपने घर के मैटर के लिए तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसको बताएंगे जज साहब कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है? उनको एक ऐसा कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए कि जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके, ट्रस्ट कर सके, जिनको उनको पता है कि ये पर्सन किसी और को जाके लीक नहीं करेगा और ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप सिर्फ जजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप IPS ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, GST ऑफिसर्स, घर, हर किसी के घर में शादी होती है, किसी घर में शादी नहीं होती, हर किसी के घर भी टूटते हैं। ठीक है, हर किसी को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। कितने ब्यूरोक्रेट्स के लिए हमने काम किया, कितने पॉलिटिशियंस के लिए पर्सनल काम किए, कितने सेलिब्रिटीज के लिए हमने काम किए, हर किसी को जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री, अगर इन तीन की बात की जाए, तो इनके लिए मतलब इनके अंदर घुस के काम करना, इनके अंदर घुस के काम नहीं करते हैं। कहाँ तक? देखिए, दो चीजें हैं, पुलिस के लिए काम करना, पैरामिलिट्री के लिए काम करना, आर्मी के लिए काम करना, और इनके ऊपर काम करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस का कोई ऑफिसर आपको हायर कर रहा है या पुलिस का कोई डिपार्टमेंट कहता है भाई हाँ हमारी इस केस में हेल्प कर दो, हम उनकी हेल्प जरूर करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास आके ये बोलता है कि भाई आप इस फला फला पुलिस ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बता दो, तो हम वो नहीं करते हैं। कोई भी एज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन द कंपनी हमने अपने लिए कुछ प्रोटोकॉल सेट करी हुई हैं। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो हम किसी भी ऐसे पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है जो कि गवर्नमेंट की किसी सेंसिटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, आर्मी में बैठा हुआ है, DRDO में बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिश्ते भी आते हैं कि भाई आप जो ये पुलिस पर्सन है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दो, या ये पर्सन DRDO में काम करता है, हमारे को इससे शादी करनी है अपनी बेटी की, या आप इसे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर दो। तो हम उसमें प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर सिटिंग एट सेंसिटिव पोजीशंस। आपको नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन करते टाइम आपकी क्या इन्फॉर्मेशन सामने वाली पार्टी के पास चली जाए जिसको कल को मिसयूज ना हो जाए। नमन चैन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके ही प्रोफेशन से जुड़े पैसे की लालच में कर जाते हैं ये गलती। कर सकते होंगे जरूर, क्योंकि देखिए हर प्रोफेशन, ठीक है, आप किसी प्रोफेशन का नाम लीजिए, क्या लॉयर्स का जो प्रोफेशन है, ठीक है, सब जानते हैं कि बहुत अच्छे एथिकल लॉयर्स भी हैं और अनएथिकल लॉयर्स भी हैं जो सामने वाली पार्टी के पास जाके मिल जाते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर्स का नाम लीजिए, क्वेक्स बैठे हुए जो अपना वो डॉक्टर कहते हैं बट डॉक्टर होते नहीं है, नकली फेक डिग्रीज लेके बैठे। हमने कितने डॉक्टर्स की ऐसे इन्वेस्टिगेशन करी है। ठीक है, आप डिटेक्टिव्स का नाम लीजिए, आप चार्ट अकाउंटेंट्स का नाम लीजिए। चार्ट अकाउंटेंट्स जो हैं वो खुद ही अपने क्लाइंट के यहाँ रेड करवा देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, और खुद ही कंप्लेंट्स उनके बारे में फाइल करवाते रहते हैं और खुद ही उनको फिर निकालने के लिए उनसे पैसे लेते हैं कुछ एक। तो ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट्स भी हैं? हाँ बिल्कुल है, हमने कितने केसेस किए हैं। मतलब पहले फंसवाया क्लाइंट को, हाँ, फिर निकलवाने का पैसा लिया। हाँ, ओपनली नहीं कि भाई पहले फंसवा दिया, बैकडोर से। तो बेसिकली क्या है कि हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप है। अच्छे आदमी को ढूंढना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप खराब आदमी को ढूंढते हो, खराब चॉइस करते हो, ठीक है, तो चॉइस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी खुद की है। ठीक है, आप अगर अच्छे आदमी को चूज करोगे तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप खराब आदमी को चूज करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर एट रिस्क। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि कुछ जगहों को जो संवेदनशील हैं उनको छोड़ के डिटेक्टिव प्राइवेट वो कहीं भी किसी भी घर में, किसी भी गली में, आकाश पाताल धरती में जा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
पताल का तो नहीं पता, एरोप्लेन में हमने इन्वेस्टिगेशन करी हुई है। क्या था ठीक किस्सा, है। जरा बताओ। तो ये तो बेसिकली क्या था, ये तो खैर ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग कि धरती लेकिन पे तो हवाई जहाज धरती पे तो हम इन्वेस्टिगेशन करते ही हाँ, हैं। लेकिन हवाई ठीक जहाज है। में इन्वेस्टिगेशन जासूस हवाई द्वारा। जहाज में इन्वेस्टिगेशन, दो इन्वेस्टिगेशन हमने करी हैं। एक तो एरोप्लेन कंपनी के लिए करी है जो बिजनेस में है, वो अपने ही प्लेन में अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स को चेक कराने के लिए अपनी ही फ्लाइट्स में हमें भेजा करते थे कि उनके जो अंदर के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके इंटरनल प्रोटोकॉल जो है ग्राउंड स्टाफ से लेके, ठीक है, वो अब सर्विसेज पूरी डिलीवर कर रहा है नहीं, उसका बिहेवियर कस्टमर की तरफ कैसे, उन्होंने हमें एक चेकलिस्ट दी थी। इस चेकलिस्ट पे हमें क्लियर टिक करना था कि भाई उनका जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो जब प्लेन में चढ़ता है आदमी, तो प्लेन में चढ़ने के बाद जो उनका जो क्रू है वो ठीक से बिहेव कर रहा है नहीं, अनाउंसमेंट टाइम से हो रही है नहीं हो रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ठीक से दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं। आप बेल जब दबाते हो तो क्या क्रू आपके पास आके जो है आपको अटेंड करता है या नहीं करता है। मतलब एयरलाइंस का मालिक हाँ, जासूसी करा रहा अपने ही स्टाफ की पता ये लगवाने तो के लिए बहुत कॉमन है, ये तो कि आउटपुट कैसा जा रहा है हाँ बाजार बिल्कुल, में। ये इट इज नॉट ओनली एविएशन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराती हैं आजकल। ये जो आपने एविएशन वाली, हवाई जहाज वाली बताई, हम्म। ये कितने टाइम तक आप कांटेक्ट में रहे इस इन्वेस्टिगेशन के? हमारा वो जो टास्क था 1 महीने का टास्क था, जिसमें हमारे को डेली 5 फ्लाइट लेनी होती थी। अच्छा। हाँ हाँ, तो आप मान के चलो 150 फ्लाइट्स हमने ली थी चेक करने के लिए, सर्विस स्टैंडर्ड सुन के, क्योंकि वो सैंपल डाटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल बेसिस पे कलेक्ट करते हैं कि भाई हमने 150 फ्लाइट्स का डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब उसके बेस पे अपने आप को फर्म कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, वो अपने साथ को शो भी करते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आई हैं जो हमने अपने लोगों को भेजा था, और इससे दूसरे स्टाफ को भी एग्जाम्पल मिलता है कि भाई अगर वो स्टाफ पकड़ा गया था, उसने ये गड़बड़ करी थी, अब आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसा ऑन एयर तो हमने इन्वेस्टिगेशन करी। तो आपने पूछा आकाश, आकाश में तो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, धरती पे तो हम करते ही हैं, पताल में नहीं करी। लेकिन ये एयरलाइंस इंडियन थी और बाहर इंडियन की? एयरलाइंस थी। इंडियन मतलब इंडिया की? इंडिया की एयरलाइंस हाँ, थी, नॉट यस। इंडियन, हाँ भारत की हाँ, एयरलाइंस थी। भारत की एक एयरलाइंस थी। ये आपने अच्छा कैसे सुनाया। हम्म, अब हम क्या आगे बढ़ें और बात करें किसी पोस्ट मैरिटल अफेयर्स को लेके या केस को लेके, हस्बैंड वाइफ या हम्म, कुछ कपल को लेके, हम्म। कोई किस्सा अगर आपका जो आपकी कंपनी ने किया हो देखिए, डिटेक्ट, और क्या रहा उसका? मैं बताता हूँ क्या होता है कि जितने भी केसेस हम लोग हैंडल करते हैं ना, ये तो पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज ऑफ केसेस जो है हमारी पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस ही होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से कि जितने हम केसेस बुक करते हैं कंपनी में, उसमें से 25 to 30% केसेस पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस होते हैं, जिसमें कि जो पर्सन है या तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या चाइल्ड कस्टडी का इशू है, आपस में दोनों पेरेंट्स की लड़ाई है बच्चे के लिए, या फिर मेंटेनेंस और एलिमोनी का इशू है कि भाई वाइफ क्लेम कर रही है मेंटेनेंस और एलिमोनी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। या फिर इशू है कि भाई आपस में कोई इशू, लाइक पर्सन जो है गे है, आजकल ऐसे भी केसेस बड़े सारे आते हैं कि भाई मेरा हस्बैंड ही गे है। ठीक है, सो कोई केस अभी है नजर में? हाँ हाँ, हम तो हैंड टू माउथ ये केसेस तो, गे का? हाँ गे ये, क्या क्या है वो, जरा जो देखिए जो आपने इन्वेस्टिगेट किया और इंटरेस्टिंग है? देखिए गे के जो केसेस होते हैं ना, बड़े कॉमन केसेस हो गए हैं आज की डेट में। ये जो है, बल्कि अब तो लोग शादी से पहले आके स्पेशल डिमांड भी रखने लगे, भैया आप ये चेक करके बता दो कि लड़का गे तो नहीं है। ठीक है, या लड़की कोई डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंस तो नहीं है। ठीक है, आप दूसरी इन्वेस्टिगेशन तो करो ही, लेकिन ये भी बताओ, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं ऐसे, जिसमें कि लड़के जो हैं शादी के बाद डिसइंटरेस्टेड है मैरिज में, अपनी वाइफ को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, कोई मैरिज कंज्यूमेट ही नहीं हो रही है, और अपना जो है वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर, अपनी डिसइंटरेस्ट, बिल्कुल वाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अपनी। और ऐसे करते करते महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। अभी हमने एक केस किया जिसमें कि जो पर्सन था, ठीक है, वो पर्सन, ये लेडी का हमारे पास फ़ोन आया, शी यूज टू स्टे इन यूके, वो हाँ लंदन में रहती थी वो, और वो, उसकी मैरिज 12 साल की थी। वो कहती है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखता है, मेरे को ज़रा से बीमार भी हो जाऊँ तो मेरी एकदम केयर करता है। ठीक है, और मेरे को दवाइयाँ देता है टाइम पे, मेरी, मैं छोटी सी डिमांड उससे कर दूँ, मेरे को महंगे से महंगा बैग चाहिए, महंगे से महंगी साड़ी चाहिए, अच्छे लग्जूरियस कार चाहिए, हर चीज़ मेरे अवेलेबल है। लेकिन 12 साल हमारी शादी को हो गए, 12 साल में वो ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इवन वंस विद मी। हस्बैंड? हस्बैंड, और हस्बैंड इंडिया में या वहीं? हस्बैंड इंडिया में है बट ट्रैवल करता रहता है। ठीक है। 12 साल में, मैंने कहा 12 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड है। मैंने कहा कि आपने 12 साल तक आपने कभी इस बारे में कंप्लेंट नहीं करी? तो कहते कि मेरी एक बेटी भी है। मैंने कहा जब उसने आपको छुआ ही नहीं तो बेटी कैसे? ठीक है, तो उसने बताया कि भाई वो तो हमने आईवीएफ से करी है। मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर
मैंने कहा कि अगर चलो आपकी आईवीएफ से हो गई बेटी एंड आपने 12 साल तक फिर भी जो है हस्बैंड को कभी कुछ बोला नहीं। कहते मैं जब भी बोलती हूँ उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता, और मैं बहुत इनोसेंट थी। मुझे लगता है कि जो कहता है सच ही कहता होगा। मुझे जब भी मैं सोचती थी तो मुझसे कहता जी मेरी तबीयत ख़राब है आज, मेरे को जो है मेडिकल इश्यूज़ हैं, मैं साइकोलॉजिकली वो हूँ, मैं ऑफ़िस की वजह से परेशान हूँ, मेरे को ये चल रहा है, मेरे को चल रहा है। कहते ऐसे करते-करते बहानेबाजी। बहानेबाज़ी और प्यार से। कहते हैं कि इतना अच्छा है बातें करने में, कहते हैं कि आपके दिमाग से कब खेल जाता है पता ही नहीं चलता क्या आपको। निकला नमन जैन जी जब इसमें आपने जब हमने उसके लगे ऊपर तो? इन्वेस्टिगेशन करी इस पर्सन के ऊपर, तो पहले तो हमें पता चला कि भाई सीधा-सीधा ऑफ़िस जाता है और घर आता है। अब लेकिन हमारे को शक तो था इस पर्सन के ऊपर कि भाई जिसने 12 साल से रिलेशनशिप नहीं बनाए, कि कहीं वो उसकी कोई डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंस, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो जब हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमने क्या किया, एक अपने मेल अंडरकवर एजेंट को, जो एक मॉडल था, उसको हमने इसकी लाइफ में इंडक्ट किया। हमने इसको ऑनलाइन के थ्रू उसको कॉन्टैक्ट किया, उस मेल मॉडल ने जो हमारे। यूके लंदन में लेडी रह रही थी उसके हस्बैंड के साथ आपने लगाया हाँ, अपना अंडरकवर एजेंट अंडरकवर एजेंट, मेल। मेल। ठीक है, तो उसने मेल ने इससे चैटिंग करनी शुरू करी। उसने सामने से जवाब देना शुरू कर दिया, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी उस मेल मॉडल की। उसने सामने जवाब देना शुरू कर दिया। अब इसने दोनों ने मीटिंग सेटअप करी आपस में कि भाई यहाँ पे मिलते हैं, दोनों आपस में मिले भी जाके। ठीक है, तो अब क्या है कि उसने टेबल पे बैठा था, अक्रॉस द टेबल बैठे थे, जब फर्स्ट मीटिंग में बैठे थे, तो मेल मॉडल ने ऐसे हाथ रखा हुआ था अपना टेबल पे ऐसे, सामने वाले पर्सन ने लाके हाथ अपना ऐसे ऊपर रख दिया। ठीक है, सो उसको वहीं से शक हो गया कि ये जो है इसकी डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंस है। अब उसने हमें आके ऑफिस में बताया यानी कि कि वो गे है। हाँ, यानी कि वो गे है। अब उसने आके हमें ऑफिस में बताया, हमने कहा इसको और प्रोसीड करो, देखते हैं, हमें एविडेंस इकट्ठा करना है कोर्ट के कहाँ पर्पज से। तक? हाँ, तो फिर जब वो अगली मीटिंग में मिला, उससे बातें शुरू हुई, उसने फिर ओपनली बातें करनी शुरू कर दी एंड उसने पूरा ऑफर किया कि भाई आप मुझसे इस होटल में आके मिलो, हम यहाँ पे चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। उन सारी चीज़ों का हमने स्पाई कैमरास के थ्रू उसकी रिकॉर्डिंग बना ली। तो अब जब रिकॉर्डिंग वाली उसके मुंह से ही खुद निकल रहा था कि हाँ, मैं जो है मेरी डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंस है। वो रिकॉर्डिंग्स हमने अपने क्लाइंट को सबमिट करी। वो क्लाइंट को जो सबमिट करी, वो रिकॉर्डिंग्स क्लाइंट ने फिर कोर्ट में लगाई डिवोर्स लेने के लिए, वहाँ लंदन में और इंडिया में? इंडिया में। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली दिस इज हाउ इट वाज प्रूवन कि हाँ वो गे पर्सन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गे के, और ये कोई एक केस नहीं है जो हमने हैंडल किया है। मैरिज के बाद पर्सन के गे होने के हमारे पास इन्यूमरस केसेस आ चुके हैं। लगभग कुछ 1000, 5000, 10,000। 1000-5000 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हर महीने में ऐसे 2 से 3 केसेस हमारे पास आ ही जाते हैं जिनमें हस्बैंड के जिसमें गे। हस्बैंड गे है। पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस हमारे पास 100 केसेस आते हैं, लेकिन जिसमें हस्बैंड गे है, जिसमें शक है हस्बैंड के गे होने का, ऐसे हर महीने 2 से 3 केसेस तो आते ही आते हैं। तो आपके जो डिटेक्टर्स हैं, जो इनके मतलब जासूस सारे, हम्म। उनको तो बड़े एक्सपर्टीज होंगे वो तो इसके। वो तो तुरंत एकदम पता कर लेते होंगे इस तरीके के केस में हाँ कि बिल्कुल, और क्लाइंट को खुद ही शक होता है, वो खुद ही आके हमसे बोलते हैं कई बार कि भाई हमें तो लगता है गे है पर्सन, क्योंकि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो वाइफ्स देख लेती हैं मेल पर्सन। अभी हमारे पास एक लेडी आई, थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो कहती हैं कि भाई मैं जो है, मेरे हस्बैंड, अच्छा उसके तो आप सोचो कि 2 बच्चे भी हैं, और वो भी हस्बैंड से ही हैं, वो किसी और से नहीं है ये वो जो बच्चे। दूसरा केस ये जिसका। दूसरा केस है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों हस्बैंड से ही हैं। लेकिन उसका पहले बताओ, लंदन वाली हम्म। लेडी का जिसका हस्बैंड गे निकला आपके हम्म। इन्वेस्टिगेशन में, हम्म। वो एविडेंसेस जो आपके जुटाए हुए थे टीम के, हम्म। वो जब कोर्ट में सबमिट हुए भारत में, हम्म। तो उसका रिजल्ट क्या रहा? एविडेंस माना कोर्ट ने या वो वो? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में केसेस बड़े लंबे चलते हैं, एविडेंस पे बड़ा लेट आता है केस। तो अभी वो तो सब जुडाइस है वो केस। सब जुडाइस है। हाँ चलिए हाँ अब दूसरा वाले हाँ क्या हाँ। बता रहे हैं? तो अभी ये जो लेडी आई, इसके 2 बच्चे थे। अब वो जो 2 बच्चे थे, वो कहते हैं बाहर तो वो जो लेडी है बड़ी दबंग है, शी बिलोंग्स टू पॉलिटिकल फैमिली, और ये सोसाइटी में बड़ी अच्छी इमेज है, लेकिन घर पे हस्बैंड खूब मारता है उसको। ठीक है, वो हमसे आगे कहती है भाई मेरे पास 206 हड्डियां होती है ना कुछ बॉडी में। थोड़ा सा हाँ, आसपास और खोल पाएंगे ये किस्सा? थोड़ा सा हाँ मैं बता जटिल। रहा हूँ। जस्ट कहती है मेरे बॉडी में 206 हड्डियां होती है ना, मेरी 5 हड्डियां तोड़ चुका है मेरा हस्बैंड। कहते हैं वो इतना मुझे मारता है घर में। और कहता है कि अभी जो है उसको वो क्या करता है कि उसका मुझे समझ में नहीं आता, रोज चले जाता है, रात को लेट आता है, ड्रिंक करके आता है। तो मैंने कहा कि आपने कुछ अपने हिसाब से जब कुछ चेक किया हो? कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किसी मेल पर्सन से चैटिंग करता है, आदमी से, और अपने प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उसको भेजता है, उसके प्राइवेट पार्ट की फोटो अपने पास मंगाता है। ठीक है, मेल हस्बैंड? हस्बैंड मेल पर्सन से। और ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है ने? हाँ हाँ, कहते मेरा हस्बैंड, और कहते कि कहते मेरे बच्चे इसी से हैं, हस्बैंड से मेरे। कहते कि लेकिन मैं हैरान हो गई, एक मैंने देखा, मैं उससे पहले, मैं उसके बाद मेरे भाई ने देख लिया ये कि जीजाजी क्या कर रहे हैं काम।
ठीक है, तो कि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये चक्कर क्या है? तो मतलब कुछ निकल के आया अभी तक? चल रहा है केस। कहाँ का है, थोड़ा ये बता पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ का केस है, बिकॉज उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट ठीक देन है, ये केस चल रहा है। हम भी नहीं पूछना चाहेंगे। और मैंने आपको बताया जैसे पोस्ट मैट्रिमोनियल केस ये तो गै से रिलेटेड केस हो गए। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड बड़े केसेस आते हैं। वो क्या है, थोड़ा सा कोई एग्जांपल के साथ बताएं तो, देखिए, एक केस हमने किया, जो शॉर्ट आउट हो गया हो। सॉर्ट आउट तो सारे ही हो जाते हैं। इसका जिसके जिक्र कर रहे हैं आप, हाँ, कहाँ से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सॉर्ट दिल्ली आउट। से है किसी हाँ हाँ हाँ, कहाँ से जुड़ा दिल्ली हुआ का केस है। है? अच्छा, इसमें क्या था कि जो लेडी थी, ये लेडी तो हमारी सब्जेक्ट थी जिसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो जो लेडी का जेठ था, मतलब उसके हस्बैंड का एल्डर ब्रदर, वो जी। हमारे पास आया कि भाई जो मेरी वाइफ जो है वो बताती है कि जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है, जैसे ही मेरा भाई ऑफिस जाता है, ठीक है, वो हर टाइम घर का कोई काम नहीं करती, सारे दिन फोन पे लगी रहती है। और उसने जो है एक बार झांक के देखी तो किसी को नहीं, ये फोन पे जो है इस तरीके की बातें कर रही थी जिस तरीके की बातें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो है किसी पर्सन बड़ी इंटीमेट बातें कर रही थी, और मेरा भाई नहीं था, बिकॉज भाई तो मेरे साथ उस टाइम ऑफिस में था और मेरे सामने बैठा हुआ था। तो मेरी वाइफ ने वो सुना, लेकिन मैंने अपने भाई को अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, मैं जो है ये पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो ये हम सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। श्योर होना चाहिए। श्योर होना चाहते हैं, फिर हम अपने भाई को बताएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने उस लेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू कर दी। अब उसमें जो है हमने जब उसको लेडी को सर्वेलेंस में रखा, फिजिकल सर्वेलेंस में रखा, जब फिजिकल सर्वेलेंस में हमने उसको कई दिनों तक रखा, लेकिन हमारे को कोई अचीवमेंट नहीं हुई, क्योंकि उसकी बहुत कम मूवमेंट होती थी घर से। लेकिन 1 महीने बाद जब हम उसको सर्वेलेंस में लगातार रखे हुए थे, 1 महीने बाद वो एक लेडी अपने घर से निकली एक छोटे से होटल में। ठीक है, जबकि वो बहुत रिच लेडी थी, एक छोटे से होटल में 1 स्टार 2 स्टार होटल में एक छोटी सी जगह पे गई। हमने उसको फॉलो वहाँ पे किया, तो फॉलो करके हमने देखा कि वहाँ पे एक रूम में वो चेक इन कर गई। हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने एक रूम वहाँ पे बराबर में जाके उनका ले लिया, उन्होंने भी चेक इन कर लिया अंदर जाके। ठीक है, ताकि उसके रूम के ऊपर क्लोज वॉच कर पाएंगे कौन जाता है। फिर हमने देखा एक बड़ा स्मार्ट लुकिंग लड़का उस रूम के अंदर गया, हमने उसकी वीडियोज़ बना ली अंदर जाते हुए रूम के। अब हमने जब उनकी दोनों की वीडियोज़ बना ली रूम के अंदर जाते हुए, तो एक एविडेंस तो हो गया कि भाई चले गए। अब हमने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया, अब क्लाइंट ने इस टाइम पे अपने ब्रदर को इन्फॉर्म किया, अपने ब्रदर को लेके, अपने फादर को लेके, सबको लेके होटल में आ गया, और वहाँ पे 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुला के हमने उस कमरे में रेड कर दी। रेड हैंडेड दोनों पकड़े गए। दोनों रेड हैंडेड पकड़े गए, और अंदर जाके उसने अपने वीडियोस भी बना लिए मोबाइल से। ठीक है, अंदर जाके मोबाइल से वीडियो बनाए तो लड़का हाफ नेकेड था उसमें। ठीक है, और जो है वो जब उसको देखा तो चलो ये तो पूरे वीडियोस बन लिए, लड़की रो भी ली, सब कुछ कर ली वहाँ पे, जी मेरे से गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये तो सारे वीडियोस बन गए लाइव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी कि घर की सारी ज्वेलरी वो लेके आई थी बैग में, और सारी ज्वेलरी उस लड़के को हैंड ओवर कर रही थी, बहू, और अपने प्रेमी को दे रही अपने प्रेमी को दे रही थी। और जो प्रेमी था, ठीक है, वो उसके बचपन का जो है स्कूल टाइम से उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड था। वो अपनी वाइफ उसकी कोई और थी, उसकी वाइफ कोई और थी, यहाँ इलिसिट रिलेशन में ये दोनों इलिसिट रिलेशनशिप में थे। ऐसे केस बड़े सारे आते हैं कि लेडी अलग मैरिड है, उसका बॉयफ्रेंड अलग मैरिड है, बट दे बोथ आर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स टुगेदर। और कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि भाई उसका मेरे साथ रिलेशनशिप है, बट उसकी शादी किसी और से हो रखी है, लेकिन अब उसका किसी और पर्सन का अफेयर हो गया, आप मुझे ये पता करके बता दो उसका किसका अफेयर हो गया, और मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ऐसे भी केसेस आते हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे थे अभी कोलकाता दिल्ली से जुड़ा हुआ पोस्ट मैट्रिमोनियल केस, उसका थोड़ा सा बताएंगे कि क्या है वो किस्सा? यही तो किस्सा है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो कोलकाता से था। अच्छा, हाँ, वो दिल्ली से थी, मतलब दिल्ली में उसकी शादी हुई थी, आई कोलकाता से ही थी। और आपकी इन्वेस्टिगेशन पे ये पकड़ा धकड़ी सब दिल्ली में हुई या कोलकाता में? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में हुई। हाँ हाँ। तो उसका फिर रिजल्ट क्या रहा फाइनली? वो लोग थाना चौकी हुआ या खत्म? थाना चौकी हुआ, लड़के से कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई, लड़के से कन्फेशनल स्टेटमेंट ली गई, उनसे जो है उनके एविडेंसेस को कोर्ट में लगाया गया, देन फाइनली डिवोर्स हो गया। सिर्फ इतना डिफरेंस ज़रूर आया कि जहाँ पे करोड़ों रुपए की एलिमनी देनी पड़ती उनको, फैमिली को, ठीक है, वहाँ पे कुछ 1 लाख रुपए में आपस में सेटलमेंट हो गया, क्योंकि एविडेंसेस आप जुटा के दे चुके हाँ, थे। हाँ। इसलिए कानूनी तरीके से खाल खींचने से बच गई, बिल्कुल। यानी कि डिटेक्टिव का रोल जो है वहां बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, उस फैमिली को बचा दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन खूब चल रहा दबा के, हाँ, बहुत भारत में तो जितना सख्त कानून है उतना ही ज्यादा ये अंदर बवंडर बना हुआ है। बिल्कुल।
बिल्कुल। क्या आप इस तरीके की कुछ केसेस एक्सटॉर्शन से रिलेटेड जिसमें लोग फंसे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये भी ट्रीट करते हैं? देखिए, सेक्सटॉर्शन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, और मेरे ख्याल से इंडिया में हमसे ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा। सेक्सटॉर्शन के केसेस हमसे ज़्यादा किसी ने हैंडल नहीं किए होंगे, ठीक है। और सेक्सटॉर्शन जो है हर जगह से, जैसे कि अब साइट्स हैं, डेटिंग साइट्स हैं, डेटिंग साइट्स के ऊपर आज की डेट में लड़के जो अट्रैक्ट हो जाते हैं सामने वाली लड़कियों से, वहाँ से उनका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। फिर क्या होता है कि लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, आपको वीडियो कॉल्स करती हैं, वीडियो कॉल्स में आप लड़की सामने से नेकेड होती है, आपके कॉन्टैक्ट सारे पहले से ही डाउनलोड कर लेते हैं, इस तरह के केसेस। और ऐसे भी केसेस जब आप स्पा सेंटर्स में जाते हैं, स्पा सेंटर्स में जाके आप जो है वहाँ पे जो लेडी आपका मसाज करती हैं, अभी जिससे हम एक केस कर भी रहे हैं उसका, उसमें अंदर जो है आपको लेडी आपका वीडियो बना लेती हैं, और वीडियो बना के वो पूरा ग्रुप होता है उनका, फिर देन वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी जो सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड बहुत कॉमन हो गई है। अभी कोई केस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई देखिए, बोला है? मैं बताता हूँ क्या होता है कि एक ऐसे केस है जिसमें हमारे क्लाइंट ने एक स्पा सेंटर में गया, आपका क्लाइंट मेल है? मेल है, ठीक। एक स्पा सेंटर में गया, स्पा सेंटर में जाके उसने जो है अपना नॉर्मल जैसे आप मसाज कराते लड़की हैं, से मसाज मसाज कराया। कराई। एंड उस टाइम पे क्योंकि कई सारे स्पा सेंटर्स इलिसिट सर्विसेज, इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो लड़की ने जो है उसने रिलेशनशिप बनाए हमारे क्लाइंट के साथ। अब रिलेशनशिप बनाते टाइम उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उसके सारे वीडियो को, इंटेंशनली। अब इंटेंशनली रिकॉर्ड तो कर लिया उसने, लेकिन उस टाइम पे यूज़ नहीं किया उसने। उसने क्या किया, अंडर ए स्ट्रैटेजी यूज़ किया। स्ट्रैटेजी क्या करी उसने कि वो और कई बार मिली उससे, और हर बार वो उसके वीडियो बनाती थी, बल्कि उससे साथ में अपने वीडियो बनवाई थी कि मेरे मोबाइल में हम दोनों का साथ में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। उसको ट्रस्ट हो गया था, उसने कहा सेफ रखेगी, वो उसको ये लगने लगा मुझसे प्यार करने लगी है, ठीक है। सो लड़के को, हाँ, तो उसने अपने इंटेंशनली अपने वीडियोस बनवा लिए उस लड़की के साथ। अब वीडियोस बनवाने के बाद क्या हुआ कि थोड़े टाइम तक तो उनका रिलेशन चलता रहा। अब 1-1.5 साल इस बात को बीत गया। 1.5 साल बाद हमारे क्लाइंट के बाद उसके हस्बैंड का फ़ोन आया। हस्बैंड का फ़ोन आया, वो कहता जी मेरे को उस लड़की के, उस स्पा वाली लड़की के हस्बैंड का फोन। हाँ, कहता जी मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ के फ़ोन में से मुझे आपके और उसके साथ में वीडियोस मिले हैं, ठीक है। अब तो जो है मैं जो है आपकी एक्सपोज कर दूँ। अब वो जो पर्सन है वो आपका क्लाइंट, हाँ हमारा क्लाइंट, वो जो है एल्डरली एज का पर्सन है, उसके पोते पोतियाँ भी हैं, ठीक है। सो अब उसको, और वो बड़ा ऑनरेबल पर्सन है, बड़ी अच्छी उससे रेपुटेशन है, हाँ रेपुटेशन है समाज में उसकी बड़ी स्ट्रांग। उसको लगता है मेरे घर में पता चल गया, समाज में पता चल गया तो क्या होगा। तो अब क्या है कि इसको काउंटर करने के लिए अब उसको पता था उसकी वीकनेस क्या है, उसके बारे में पूरी रिसर्च कर चुका था हस्बैंड उसका, कि उसका सारा लिंक्डइन प्रोफाइल्स, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, उसकी फेसबुक प्रोफाइल्स, वो मियाँ बीवी तो दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। हाँ हाँ, वो सारा चेक कर चुका था। नहीं, अभी तक ये नहीं पता उसको कि वाइफ इसमें इन्वॉल्व है। उसको कहता है, हस्बैंड कहता है मुझे मेरी वाइफ के फ़ोन से मिला है, ठीक है। और वाइफ उससे कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये वो उसने मेरे हस्बैंड निकाल ली, मेरी और अपने मेरे हस्बैंड की बनती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो दोनों उधर एक हैं। हाँ, लेकिन ये हमने फाइंड आउट किया कि वो एक है। हाँ, क्लाइंट को नहीं पता था कि वो एक है। उनको लग रहा था, वो तब भी उस लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि वो कहती है मेरे अपने पति से नहीं बनती, और पति जो है वो कहता है मेरा वीडियोस हैं, मुझे पैसे दो। अब ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years वो उससे 92 लाख रुपीस ले चुका, ठीक है। 92 लाख, 92 लाख, मतलब 1 करोड़ रुपए बुजुर्ग से इनसे ले चुका है सेक्सटॉर्शन मनी। और सोचो आप कि उसने जो है एफिडेविट भी साइन करके दे दिया हमारे क्लाइंट को। एफिडेविट बनवा लिया हमारे क्लाइंट ने, स्मार्ट था, लेकिन इतना स्मार्ट नहीं था कि उसको पता नहीं था एफिडेविट की वैल्यू कुछ नहीं है इसकी, ठीक है। उसने ये भी लिख दिया कि बस ये मैं आपसे लास्ट इंस्टॉलमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लूंगा, 10 लाख रुपए फाइनल मुझे दे दो, ठीक है। वो एफिडेविट भी उसके पास है, लेकिन वो 10 लाख रुपए देने के बाद फिर से ब्लैकमेल करना शुरू, कहता है कि कर लो जो एफिडेविट का करना, ठीक है। सो क्या है कि अब वो था, हमारा क्लाइंट है ऑन वर्ज ऑफ सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड, मतलब वो आत्महत्या पे उतारू है, बिल्कुल उतार। ऐसे कितने लोग आए हैं हमारे पास जिनको हमने बिल्कुल आखिरी टाइम पे बचा लिया है, वो तो बिल्कुल सुसाइड करने को तैयार बैठे थे। अब ये बुजुर्ग बच पाए आपकी मेहनत से या नहीं? बिल्कुल बच गए, हमने उनको पूरी सेफली उनको बाहर निकाल लिया उस सेक्सटॉर्शन के रैकेट से। हमने पता किया, उस आदमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसके लीगल केसेस चेक किए, उस लेडी की लीगल केस चेक किए। हमने फिर ये चेक किया कि उस लेडी ने 5 लोगों के ऊपर ऑलरेडी रेप का इल्जाम पहले लगा रखा है, फॉल्स रेप केस बना रखा है। हमने वो सारे मतलब प्रोफेशनल रेप विक्टिम है, हाँ, कथित तौर पे। हाँ हाँ,
तो वो जो है, और ये दोनों मिलके कई सारे इनके विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया, इनको इसी तरीके से सेम मॉडस ऑपरेंडी से ये ब्लैकमेल कर रहे थे। उन सबका हमने ग्रुप बनाया, इनके एविडेंसेस इकट्ठे किए, उनके हमने स्टेटमेंट्स लिए, उनके बेस पे हमने जो है अनऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस में एक फाइल कराई क्लाइंट के थ्रू, बिकॉज एविडेंस देना पड़ता है आपको, आपको ऑफिशियल कंप्लेंट आपको क्लाइंट को देता नहीं है। तो हमने पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेके अनऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कराई। अनऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करा के इन लोगों को, इन हस्बैंड वाइफ को उठवा के इनसे सारे इनके एविडेंसेस दिखाए, तो पानी पानी हो गया। इनको पता लगा कि अब तो हम जेल जा रहे हैं, थोड़े टाइम के लॉकअप में बंद कर दिया जेल के अंदर। तो हवालात में, थाने की हवालात में। तो रो के इनकी हालत ख़राब हो गई, तो पैर वैर पड़ने लगे हमारे क्लाइंट के, जी गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। फिर हमने सारे एविडेंसेस उनसे रिकवर किए जितने भी थे, सारे उनके मोबाइल में जो उसके वीडियोस थे, उनके लैपटॉप में जो वीडियोस थे, उनके मेमोरी कार्ड में जो वीडियोस थे, सारे रिकवर किए, सारे क्लाइंट के सामने वहीं पर तोड़वाए, उनकी सहमति से जो वो थे। मतलब मियाँ बीवी ने मिलके हाँ, सेक्सटॉर्शन की दुकान खोल हाँ, रखी थी काफी बड़ी, यस यस, जो आपने तहस नहस जो कर तहस दी। नहस कर दी। तो हमने जो है वो फिर हमने सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कराए, उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेके उनके घर वालों को बुलाया कि भाई तुम भी इसमें विटनेस बनोगे कि ये कन्फेस कर रहे हैं आज अपने क्राइम को। उनके घर वालों ने आगे कन्फेस किया क्राइम को, और फिर जो है उनको पुलिस थाने से हमें जाने देना पड़ा, क्योंकि एफआईआर नहीं कर सकते थे। वो उनका पर्सनल मैटर था, बड़े बूढ़े का, बुजुर्ग का। हाँ, और ऑब्वियसली। जो विक्टिम्स थे, हाँ, अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाह रहे हाँ, थे, हाँ, सब फंसे हुए थे। हाँ। चलिए, इसके अलावा क्या ये सच्चाई है हम्म, कि जब कलयुग चरम की तरफ बढ़ रहा है और आप जैसे डिटेक्टिव बैठे हुए हैं हम्म, जो कहीं से भी कुछ भी उखाड़ के ला सकते हैं, हम्म, पेरेंट्स अगर बच्चों पर नजर रखते हैं तो ये हमारे यहाँ एक समाज का हम्म, रास्ता है, होना चाहिए। हम्म। लेकिन क्या बच्चे भी पेरेंट्स पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव का यूज करते हैं? बहुत बहुत सारे। ये तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखते हैं तो बड़ी कॉमन बात है कि ड्रग्स में फंस गए, वुमनाइजिंग में इन्वॉल्व है, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं, गलत कंपनी में हैं, सिगरेट पीते हैं बाहर जाके, यंग बच्चे। कॉमन सी चीजें हैं बड़ी आज। कॉमन चीज़ें हैं आजकल, और बहुत पेरेंट्स कराते हैं। लेकिन बच्चे भी निगरानी लेकिन कराते बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के जासूसी। ऊपर निगरानी करा रहे हैं, ये बहुत कॉमन हो गया क्या आज के ऐसा डेट में। कभी केस है, कोई स्टडी केस? एक केस स्टडी नहीं है, हजारों केस स्टडीज हैं ऐसी। तो क्योंकि देखिए क्या कोई होता अभी है जो कि याद आ रहा हो? पेरेंट्स जो हैं बड़े ह्यूमन होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। अब एक एज आती है जहाँ पे आपके बच्चे तो हो जाते हैं बड़े, ठीक है। अब आपके बच्चे हो गए 25 साल के सपोज करो, लेकिन आपकी एज है 50 साल। अब 50 साल की एज में आपका होगा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 50 साल की एज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स का, मेरे मदर का या मेरे फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप मेरे को उसका एविडेंस ला दो। अभी हमने एक केस किया जिसमें कि एक पर्सन थे, उन बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली, ठीक है। कहाँ के, ये तो बताओ। पूना की हाई पूना, प्रोफाइल महाराष्ट्र। फैमिली, हाँ हाँ, एक हाई प्रोफाइल फैमिली थी। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो पर्सन थे, इनको कोई हार्ट अटैक हुआ एकदम से। ही वॉज अराउंड सेम एज, 50 ईयर्स ओल्ड। इनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक के बाद वो रिकवर कर गए उससे, मतलब बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग थे। उनको मतलब एक तरीके से डेथ बेड से उठाया। घर के मुखिया, मेल। हाँ हाँ, मेल। अब उनका जो है उसके बाद जब वो उठे, तो जब ठीक हो गए वो, तो उनके बिहेवियर में ना चेंज आने लगा। बिहेवियर में चेंज क्या आने लगा कि फैंसी कपड़े पहनने लगे, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, गले में चेन पहन रहे हैं, बिल्कुल जैसे हीरो के माफिया घूमना शुरू कर दिया। एक्सपेंसिव Young शूज, man। यंग मैन की तरह, एक्सपेंसिव वॉचेस, सनग्लासेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो बहुत रिच फैमिली के थे। तो उनको जो है, और एकदम ऐसे घूमते हैं जैसे यंगस्टर्स घूमते हैं, बैचलर्स घूमते हैं अपनी यंग एज में। और बच्चों को उनका बिहेवियर बड़ा एब्रप्ट लग रहा था, बट उनको शुरू में ये लगा कि भाई इन्होंने अपनी मौत देख ली, अब शायद बची हुई ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि चलो मैं अब यंग एज अपनी दोबारा से एंजॉय कर लूँ, क्योंकि हार्ट अटैक हो गया एक बार। तो अब हार्ट अटैक के बाद तो ये तो नॉर्मल, बच्चे भी थोड़ा सिंपैथी की नजर से सिंपैथी की देखने वजह से, लगे। हाँ। लेकिन अब उन्होंने देखना शुरू किया कि भैया अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं, ये पापा पता नहीं अकाउंट से कैश निकालते हैं, और कैश का क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और अनअकाउंटेड कैश था, और छोटा मोटा नहीं, मतलब पिछले 1 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए कैश निकल चुका था। ये बात है महाराष्ट्र पुणे की हाँ स्टोरी। हाँ, ठीक है, 4 करोड़ रुपए कैश। तो अब जो है वो कहते हैं ये 4 करोड़ रुपए का एक करेंगे क्या अपने ऊपर भी, चलो मान लिया एक्सपेंसिव वो कितना खरीद खर्च रहे हैं, करेंगे? कितना खर्च कर सकता है एक आदमी अपने ऊपर। फिर हाँ हाँ, तो कहते हैं ये पैसा कहाँ जा रहा है। चलो हमने इनका लाइफस्टाइल तो समझ लिया कि ठीक है। फिर हमने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। तो जब हमने उनको सर्विलेंस में रखा, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर करी, तो हमें पता चला कि दैट ही इज इन टू अ रिलेशनशिप विद अनदर वुमन। अब वो जो वुमन थी, फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। तो जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी,
तो हमें ये पता चला कि वो वुमेन इसी पर्सन की केयर टेकर थी, जो कि जिसको इसने हायर किया जब ये बीमार था। और हार्ट अटैक के दौरान जब ये हाँ बीमार हुए, हाँ हाँ उसको हायर किया हाँ लेडी को केयर हाँ हाँ केयर के लिए, हाँ, और उसी के साथ उसी फिर का अफेयर हो गया और उसी के साथ उसको घर दिला दिया अपना, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट्स में खूब पैसा जमा करवाया, उसको ज्वेलरी दिलवा रहे हैं, सब कुछ दिलवा रहे हैं उसको, 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए, ठीक है। सो बेसिकली जब हमने पता किया कि ये केयर टेकर है इसकी, और वो जो केयर टेकर है वो उसकी एक बेटी भी थी केयर टेकर की, ठीक है, वो माँ और बेटी दोनों मिलकर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे अच्छी तरीके से। तो ब्लैकमेल कर रहे थे या उड़ा रहे ब्लैकमेल नहीं थे? कर रहे थे, ये उड़ा रहे थे ये उड़ा रहे थे कि वहां से ना निकल जाए माँ बेटी। हाँ हाँ। तो बेसिकली क्या है कि वो दोनों मिलकर इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये अपने जो है पैसे को यूज कर रहे थे क्योंकि उनको मजा आ रहा था। तो क्या इस पूरे मामले में, पुणे वाले में, बच्चों ने पिताजी की जासूसी कराने का प्लान आपसे किया था तय करके, या इसमें उनकी पत्नी भी थी, यानी बच्चों नहीं, की माँ? बच्चे आए थे इसमें प्योरली उनके, क्योंकि बेटा बिजनेस में शामिल था साथ में। अब जब बेटा बिजनेस में शामिल था तो उसको लगता था कि पापा पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं, उसने अपनी मदर को बताया भी नहीं था, और हमारी फाइंडिंग से बाद भी नहीं बताया अपनी मदर को कि दोनों में आपस में फ्रिक्शन ना आए। बेटे ने, अच्छा बेटा भी था और उनकी बेटी भी थी साथ में, दोनों बेटा बेटी मतलब भाई बहन हमारे पास आए थे। तो दोनों भाई बहन ने ही अपने फादर को कन्फ्रंट करके उन्हीं को वहीं पर सबसाइड कर दिया, उस लेडी को वहां पर जाकर कन्फ्रंट किया, उसको जब धमकी दी तो उनका सेपरेशन हुआ। अब उनको ये भी डर लगता था कि जब हार्ट पेशेंट है कि इनको जो है कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई अटैक दोबारा से नहीं पड़ जाए, तो बड़े प्यार से बड़ा सटल वे में उनको समझा समझा के काउंसल कर करके उनको खींचना पड़ा। यानी कि बेटा बेटी बच्चों ने ही पिताजी की जासूसी कराई, जो हाँ पिताजी ट्रैक से हट गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो 4 करोड़ रुपए जो डुबो चुके थे हम्म अपनी महबूबा पे हम्म इलिसिट रिलेशन में, हम्म। उनमें से कुछ वापस करा पाए आप? देखिए, हमारा काम वापस कराने का था ही नहीं, हमारा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कराने का था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब पैसा चला जाता है तो वो तो चला गया, आप जो है ना, आदमी बच गया, ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसे केस इज्जत में। बच गई, इज्जत भी बच गई और आदमी भी इंसान बच बच गया, गया। इंसान बच गया। और कुछ इस तरीके का कोई किस्सा, या मैं ही कहता हूं कारपोरेट में भी क्या जासूसी होती है, कराई जाती है? आपकी जरूरत कारपोरेट में होती है हमारा भारत में? 60% पोर्टफोलियो जो है वो कॉर्पोरेट केसेस का ही है। हमारा जो है कॉर्पोरेट केसेस जो है, पर्सनल केसेस के बारे में तो सब एक्साइट होते हैं कि भाई पर्सनल केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, समाज में क्या चल रहा है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट्स में क्या चल रहा है, ये लोगों के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट्स में क्या है, लोग सोचते हैं कॉर्पोरेट्स को डिटेक्टिव्स की क्या जरूरत है, क्यों डिटेक्टिव चाहिए कॉर्पोरेट में। लेकिन कॉर्पोरेट में एक बिजनेस हिंदुस्तान में चलाने के लिए, नॉट ओनली इन हिंदुस्तान बल्कि कॉर्पोरेट्स वर्ल्ड वाइड प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कॉर्पोरेट्स में। कोई एम्प्लॉय फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, कोई एम्प्लॉय आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, आपका कोई जो है एम्प्लॉय थेफ्ट या पिल्फरेज में इन्वॉल्व है, कंपनी से लार्ज अमाउंट ऑफ थेफ्ट हो रहा है, ठीक है, आपका जो है कोई अपना वेंडर से किकबैक्स लेता है, परचेज में है वेंडर से किकबैक्स लेता है, ये बड़ी कॉमन है। कोई केस स्टडी बताएंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते कोई हैं। इंपॉर्टेंट जो आपको लगता हो? अभी हमने एक केस किया, एक कंपनी थी, कहाँ की? ये मैं इसका नाम नहीं लूंगा, उनकी इंडिया एरिया उनकी बताएं। पूरी इंडिया में प्रेजेंस है, ठीक है। ठीक है। सो वेरी बिग कंपनी, वेरी बिग कॉर्पोरेट। अब उनका एक कॉम्पिटिटर, ठीक है, अच्छा, इनका क्या है कि एकदम से शेयर प्राइस मार्केट में डाउन होने लगा बहुत ज़्यादा, इनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आने लगी, जिस कंपनी ने आपको जिसने हायर किया। हाँ, अच्छा, शेयर प्राइस इनका पहुंच गया, जितने परसेंट पे था इनका शेयर, उससे 25% पे पहुंच गया, डाउन हो गया मार्केट्स में। और मार्केट में डाउन क्यों हुआ शेयर प्राइस, क्योंकि इनके बारे में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा था। नेगेटिव सेंटिमेंट कैसे क्रिएट किया जा रहा था कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, स्पेसिफिकली एक न्यूज़ चैनल, ठीक है, इनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ रिलीज करता था रोज। क्या मतलब इसमें जर्नलिस्ट और मीडिया जुड़ा हुआ है, आप ये मैं कहना आपको चाहते हैं? अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो नेगेटिव न्यूज़ रिलीज होती थी रोज इनके बारे में, आज ये इशू है इस कंपनी के साथ, आज ये इशू है इस कंपनी के साथ, आज ये इशू है। उसकी वजह से इनका नेगेटिव सेंटीमेंट, और इसके शेयर्स और डाउन जाएंगे। एनालिस्ट जो है, एनालिस्ट आगे कह रहे हैं इस कंपनी के शेयर्स और डाउन जाएंगे, ये कंपनी और लॉसेस में जाएगी। जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं भी करती थी, एक पैरोगेटिव क्रिएट कर दिया दुनिया में कि ये कंपनी बेकार है, और उसके शेयर्स एकदम डाउन जाने लगे। अब ये जो कंपनी है, ये इसने हमसे इन्वेस्टिगेशन कराई कि जिस एक कंपनी है या एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल की बहुत मार्केट में वैल्यू है, वो इंडिविजुअल के कहने पे, ठीक है, शेयर मार्केट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। जो वो कहता है कि भाई इसका शेयर ऊपर जाएगा तो लोग उस शेयर को बाय करना शुरू कर देते हैं, वो कहता है जी शेयर लो जाएगा तो उसको लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, उस पर्सन के कहने पे, उसकी इतनी वैल्यू है, वो हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है, ठीक है। और
ये जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो मीडिया चैनल पे आके हमारे नेगेटिव बोलते हैं, ये पर्सन इन दोनों के साथ मिला हुआ है, ये जानबूझ के इनसे बुलवाता है ये बातें। हमें ये जानना है कि इस पर्सन के पीछे जो कि हमारे शेयर्स को डाउन करवा रहा है, एक तो जर्नलिस्ट के साथ मिले हुए हैं नहीं मिले हुए हैं, और दूसरी चीज कि इसके पीछे कौन है जो हमारे शेयर्स को डाउन करा रहा है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी उस पर्सन के ऊपर, तो हमें ये पता चला कि ये जर्नलिस्ट से तो ये रेगुलर मीटिंग्स करता ही है, हमने इनके कई सारी मीटिंग से वीडियोस भी बनाए। साथ में जब हमने उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि इस बड़ी कंपनी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, ठीक है, वो उस पर्सन से मिला हुआ है। और हमने कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी वेरीफाई करी जो हवाला के थ्रू उस टाइम पीरियड में उसके अकाउंट में आई थी। उस कंपनी के अकाउंट में जो पीछे पड़ा हुआ था आपके क्लाइंट के? नहीं, जो उस पर्सन के अकाउंट में जो रोज न्यूज रिलीज करता था। अच्छा, मीडिया वाला। हाँ, मीडिया जो वाला। मीडिया वेंचर था पूरा, हाँ 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 हाँ। उसमें तो पूरा नेक्सस बना हुआ था वो। हाँ, और मतलब अंडर अ कॉन्स्पिरेसी इनके शेयर्स को डाउन किया जा रहा था। हाँ, बार बार मीडिया कह रहा है, एक हाँ, चैनल कह रहा है, बता रहा है, फिर उसको वायरल किया जा रहा है। हाँ, हाँ। तो वो तो एक मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के conspiracy अंदर कॉन्स्पिरेसी की तरह हर जगह वायरल करते थे उस चीज को, पूरे इंटरनेट पे वायरल करते थे। प्री मैरिटल में कोई केस आपकी कंपनी का जो बहुत हाईलाइटेड रहा हो, खास तौर से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला मामला, इसके बाद कुछ आप लोग की वैल्यू और बढ़ गई है, डिमांड? देखो, डेफिनेटली सोनम रघुवंशी और इसके बाद लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों के मन में डर बैठ गया है कि भाई अगर सपोज इस लड़की का अफेयर निकला, इस लड़के का अफेयर निकला, उसने हमारे बच्चे को मार दिया, तो क्या होगा, ठीक है। और पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी भी बहुत लोगों में नहीं है। अभी भी लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि बैकग्राउंड चेक क्यों करना है, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। अगर आप मैरिज में ही वो शक करके आगे बढ़ रहे हो तो मैरिज में आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। आप शक कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, होने वाले पार्टनर के ऊपर। उनको ये नहीं पता कि जब शादी के बाद आपके लाइफ में डिस्प्यूट्स होते हैं और कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है, तो क्या हाल होता है उन लोगों का, क्योंकि हम देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सो क्योंकि हम पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस इतने करते हैं, हमें पता होता है अगर उन केसेस में प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करा ली गई होती, जो आज वो रियलाइज करते हैं लोग कि अगर हमने करा ली होती तो शायद हम बचे हुए होते, ठीक है। सो ये लोग जो हैं ये सोचते नहीं है कि जो ये कहते हैं कि बैकग्राउंड चेक नहीं होना चाहिए, ये लोग वो कम्युनिटी है जो आज के ज़माने को समझ ही नहीं पा रही है, ये इनोसेंट लोग हैं। लेकिन अगर जो लोग सतर्क हैं, जो जानते हैं कि हाँ हमारे साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो सकता है, आप अरेंज मैरिज में जा रहे हो, लव मैरिज में भी अगर जा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि सामने वाला किस तरीके से प्रेटेंड कर रहा है, कितना फेक है, कितना ओरिजिनल है, कितनी बातें उसने अपने बारे में सच बोली हैं, कितनी बातें अपने बारे में झूठ बोली हैं। और अरेंज मैरिजेस में तो आप जानते ही नहीं हो सामने वाली पार्टी को। तो आप जब शादी करने जा रहे हो तो आपको किसी ना किसी की एक ऐसी एजेंसी की, जांच एजेंसी की जरूरत है जो ये बता सके कि जो उन्होंने सामने अपने बारे में बोला है। ऐसा हो रहा कोई केस स्टडी है जैसे कि लड़के लड़की दोनों, अब तो ये भी आ गया कि लड़का लड़की संग में रह रहे हैं, शादी से पहले चेक कर रहे हैं। मैं अभी केस किया है, सेम जो आपने बोला, ठीक है। क्या है कि अभी हमारे पास एक केस आया, उसमें लड़के के पेरेंट्स हमारे पास आए, लड़के के पेरेंट्स आए, कहते हैं कि भाई हमारे लड़के ने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से एक लड़की को चूज़ किया है। हमने कहा जी ठीक है, कहते हो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। हमने पूछा कि भाई आप, वो जो लड़की है वो रहती कहाँ पर है, ठीक है, उन्होंने हमें एड्रेस दिया। मैंने कहा आपका लड़का कहाँ रहता है, कहते वो उसके साथ ही रहता है। हमने कहा साथ ही रहता है मतलब, कहते हैं कि हाँ वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में है। तो मैंने कहा अगर लिव इन रिलेशनशिप में तो लव मैरिज हुई ना, फिर अरेंज मैरिज कैसे हुई है, ठीक है। मैंने कहा लिव इन रिलेशनशिप सभी रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप है तो, कहते नहीं, अभी वो 1 महीना पहले ही इस लड़की को मिला है, एंड लड़के और मैट्रिमोनियल साइड के थ्रू, और लड़के और लड़की ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी साथ में रह कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि भाई हम लोग कंपैटिबल भी हैं मैरिज के लिए या नहीं है। अगर हम लोग कंपैटिबल हुए 15-20 दिन 1 महीना हम साथ में रह के देखेंगे, और अगर हमें लगा कि हम कंपैटिबल हैं तो हम शादी करेंगे। तो कहते हैं लड़की जो बिहार से बिलोंग करती है, लड़का बेंगलोर से था, ठीक है। सो वो कहते हैं जी ये जो बिहार से जो लड़की है, इसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करके हमें सारी चीज़ें बताओ। तो हमने, वो लड़की बेंगलोर में काम करती थी, तो हमने जब इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, ऑल्दो सब कुछ क्लीन निकला, बट एक चीज़ और पता चली कि उसके पेरेंट्स को मालूम नहीं था, लड़की के पेरेंट्स को, लड़की लिव इन रिलेशनशिप में इस लड़के के साथ रह रही है शादी से पहले चेक करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आज की जो जनरेशन है ना, जो जिसको जेनजी कहते हैं, ठीक है, इनके जो बिलीव्स हैं माइंड में, या जो इनकी थिंकिंग है, वो हमसे बिल्कुल अलग है। वो हमसे बहुत सारी चीज़ों में अलग सोचते हैं। वो इस चीज़ को बुरा ही नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये तो चलता है, इट इज़ रिक्वायर्ड,
राइट। सो हम लोग जो है, हम एक ऐसी जनरेशन हैं जहाँ पे हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, और हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। बट इनकी जनरेशन में, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर अर्निंग, दोनों अपनी फैमिली से अलग दूसरी सिटी में जाके रह रहे हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये एक तरीका अच्छा है ताकि बाद में डिस्प्यूट्स ना हो, और लोगों पहले लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। सोनम रघुवंशी ने हम्म, अपने पति हम्म, राजा रघुवंशी को जिस तरीके से ले जाके हम्म, अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मर्डर कराया, बॉयफ्रेंड और अदर्स हम्म, हार्ड क्रिमिनल्स जो हैं, किलर्स, हम्म। उसके बाद कुछ आपके पास एक कुछ नए सिनेरियो की कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, कुछ क्या है वो? देखिए, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट पहले भी आती है, लेकिन अब लोग जो फ़ोन कर रहे हैं वो ये कह के कॉल कर रहे हैं कि भैया हमने इतने सारे केसेस देख लिया, सोनम रघुवंशी का केस देख लिया, मेरठ वाला केस देख लिया, ये केस देख लिया, वो केस देख लिया। हम लोग जो है अब तो 100% श्योर होके ही इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं कि भाई हम लोग सेफ भी हैं मैरिज में या नहीं है। तो लोग इन केसेस का नाम ले लेके कॉल कर रहे हैं, और अवेयरनेस बहुत आई है। आपकी जो इन केसेस से पहले जो हम इंक्वायरीज जनरेट करते थे, उससे आज की डेट में जो हम इंक्वायरीज कर रहे हैं जनरेट, वो कम से कम 10 गुना बढ़ गई हैं। मतलब सोनम रघुवंशी ने जो हस्बैंड को मारा, हम्म। कत्ल किया, शादी के मतलब हनीमून पे ही कर दिया, हाँ, हाँ। उसमें उसके बाद हम्म, जो डिटेक्टिव हैं, आप लोग जासूसी की दुनिया में के बिजनेस में हम्म। इसमें एकदम उछाल आ गया, आप ये क्लियर कट कहना चाहते हैं अगर हाँ, मैं प्री गलत नहीं? मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस में, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस में बहुत जबरदस्त उछाल आया है। कि दूल्हे वाले चाहता है कि लड़की के बारे में पता कर लो, हाँ, और लड़की वाले कह चाहते रहे हैं हैं कि लड़के जरा वाले कह रहे हैं पता करो। लड़के बारे में। हाँ, हाँ। लेकिन आप देख नहीं रहे भारत में जिस तरीके से बाढ़ आई है अभी, कत्लेआम की, कपल्स, नए कपल्स जो हैं, कि इनमें लड़कियां ज्यादा हावी हो रही हैं, लड़कों का कत्ल ज्यादा हो रहा है, या फिर लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है लड़के ही सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, या लड़कियां, जो ऐसे केस हमारे हमने बहुत सारे किए हैं जिसमें लड़कियां अभी भी सुसाइड कर रही हैं शादी के बाद, ठीक है। सो अब क्या है कि क्योंकि हस्बैंड टॉर्चर करता है, तो मामले इक्वल हैं दोनों जगहों पे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अच्छा, और जहाँ पर आदमी का अफेयर है, और आदमी का अफेयर है लेकिन उसकी वाइफ अभी नई शादी हुई है, उसने छुपा रखा है। एक मैरिड लेडी के साथ अफेयर है, उसने छुपा रखा है क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर सकता, तो अपनी वाइफ से छुपा के दूसरे शादी के लिए तो सोसाइटी में प्रूव करना है कि हाँ मैरिड हूँ, ठीक है। तो हस्बैंड का अपनी वाइफ्स को मारना तो हमारे लिए क्या है ना, कि हमारे कान खड़े नहीं होते, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं शुरू से कि भाई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार दिया। चौंकने वाली बात चौंकने नहीं। वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात क्या होती है, जो नहीं होती है। नई क्या बात हो रही है, नई हो रही है कि भाई वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, ठीक है। तो ये चौंकाने वाली बात है। इसलिए लोगों जो है ज़्यादा इस बात को, क्योंकि चौकन्ना हो रहे हैं लोग इस बात को लेकर, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो लड़कियां हैं जो अपने हस्बैंड्स को मार रही हैं, ठीक है, वो स्मॉल परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज नहीं है। लेकिन आदमी के साथ अगर ये कुछ भी चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो आदमी उस चीज़ के लिए अपने आप को अलर्ट कर लेता है। एक सवाल आ रहा है हम्म, नमन जी, हम्म, कि मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बात आई है लव जिहाद। हम्म, लव जिहाद के मामले भी, इनमें किस कौम की लड़कियों के बारे में और किस कौम के लड़कों के बारे में ज्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन, जासूसी के आपके पास केस आ रहे हैं? क्योंकि आप डिटेक्टिव हैं, इसलिए आपसे हर सवाल कर रहा देखिए, मैं हूं। बताता हूँ। हमारे लिए तो देखिए, हम तो सेकुलरिज्म को हम मेंटेन करना पड़ता है। हम भी मेंटेन हाँ, करते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि हम बिजनेस पीपल हैं, लेकिन हमारे को ये भी बताना लोगों को कि हम क्या काम करें ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आती हैं जो हमारे को कहते हैं भाई इसका मुस्लिम लड़के का तो अफेयर हो गया, ठीक है, और जो है आप उस मुस्लिम लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, ये लव जिहाद का मामला ना हो। अभी तो एक क्लाइंट ने हमारे को एक आर्टिकल भी भेज दिया कोई, और कि जी ये देखो, ये यूपी का कोई आर्टिकल है, इसमें लिख रखा है कि मुसलमान जो लड़कियां हैं लव जिहाद के केस में, एक लड़की से शादी करने पे मुसलमान उन्होंने 15 लाख रुपए उन्होंने घोषित किया हुआ, इनको फॉरेन से रेमिटेंस आ रही है। किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल भेज दिया कि मेरे जो बच्ची है इसी चक्कर में तो नहीं फंस रही है, कहीं कोई लव जिहाद तो नहीं है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं। अभी तो हमारे पास एक केस आया जिसमें दिल्ली की फैमिली थी, उसके जो ग्रैंडफादर थे, लड़के के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने भी एक हिंदू लेडी से शादी करी। जो फादर थे उन्होंने भी एक हिंदू लेडी से शादी करी, और जो अब ये जो लड़का है ये भी हमारी क्लाइंट की बेटी से शादी करना चाह रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये वो कहते हैं कि भाई ये तो शुरू से ही इनकी जो जनरेशन्स हैं वो तो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनवाती हुई आई हैं, ठीक है। तो आप इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का काम है ये पता करना कि भाई फैमिली ठीक है या नहीं,
अच्छी है, हम ट्रुथफुल फैक्ट ही ला सकते हैं। ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं कि इनके किसी ऐसे रिलीजियस ग्रुप के साथ कोई रिलेशनशिप्स तो नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग तो नहीं है कोई। ठीक है, कोई जो है कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ लिंक्स तो नहीं है, कोई कोई टेररिज्म के साथ लिंक्स तो नहीं है, टेररिस्ट के साथ लिंक्स तो नहीं है, डिसेंट फैमिली है या नहीं है, इनका लव जिहाद में बिलीफ है भी या नहीं है, कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने कट्टर हैं, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम पता करके बताते हैं। और हमने एक केस किया था, वो लड़का कहता है जी मेरे जो वो है, मैं तो बिल्कुल एथेइस्ट हूँ, मैं रिलीजन बिलीव नहीं करता, ही इज़ अ मुस्लिम, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता। ठीक है, जब हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि उसके फादर मौलवी हैं खुद। ठीक है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। और हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि उसके हमने सोशल मीडिया, उसने एक अकाउंट तो लड़की को दिखाने के लिए बना रखा है, एक दूसरा अकाउंट बना रखा है जिसमें वो अ, अ, इस्लाम से रिलेटेड सारे चरमपंथी, हाँ, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी। हमने उसके नेबरहुड में इन्वेस्टिगेशन करी, वो कहते हैं जी ये तो हर फ्राइडे को 5 बार नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो जो अपने आप को, हम ये नहीं कह रहे नमाज पढ़ना बुरी बात है, नहीं, नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंसान के एक के दो रूप आपने पकड़े, 2 रूप पकड़े जो कि गलत थे और यही पकड़ना हाँ था। हाँ, और यही पकड़। और ऐसा नहीं है ये हिंदू फैमिलीज ही आती हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको, हिंदू फैमिली का क्या सवाल होता है? मुस्लिम फैमिलीज खुद मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है मुस्लिम भी हमारी कंट्री में 2 तरीके के हैं। एजुकेटेड मुस्लिम्स भी हैं जो कि सेकुलर हैं, जिनको इस बात से लव जिहाद वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ही बेटी को जब वो किसी लव अफेयर में किसी दूसरी मुस्लिम फैमिली के साथ ही पड़ गई है, तो उस मुस्लिम फैमिली के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन आते हैं कितने कट्टर हैं ये लोग, कितने जो है इनके कोई लिंक्स तो नहीं है किसी अनसोशल एलिमेंट्स के साथ या टेररिस्ट के साथ या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इन चीज़ों में बिलीव करती हो, कट्टरपंथी में बिलीव करती हो। तो मुस्लिम फैमिलीज खुद मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कराती हैं। एजुकेटेड मुस्लिम, एजुकेटेड मुस्लिम्स, नॉन एजुकेटेड मुस्लिम, नॉन एजुकेटेड नहीं बोलूंगा, कम। एजुकेटेड मुस्लिम्स भी कट्टरवादी होते हैं और अनएजुकेटेड भी होते हैं कई सारे। वो ये जानना चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी है, वेदर इट इज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ठीक है, वेदर उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसी कट्टरपंथी ग्रुप के साथ या कोई कट्टरवाद में इन्वॉल्व तो नहीं है, वो भी जानना चाहते हैं। तो ये ना बड़ी कॉमन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब हिंदू फैमिली का हिंदू फैमिली को वैसे इन्वेस्टिगेशन कराना है या लव अफेयर का में इन्वेस्टिगेशन करना है। अब लड़की की हिंदू लड़के से ही शादी हो रही है सपोज करो, पेरेंट्स को तो वो भी नहीं अच्छा लगता कि मुस्लिम भाई, पेरेंट्स को नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम पेरेंट्स को तो अच्छा लगता है नहीं, वो डिफरेंट है। मैं अभी डिफरेंट रिलीजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी आप हिंदू की, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी जो है किसी लड़के को आज की डेट में भी हिंदू समाज में, ठीक है, अपने तरीके से पसंद कर लेती है, ठीक है, और उसे शादी करना चाहती है, ठीक है, तो भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि भैया ये मेरी लड़की ने इसको चूज़ किया है या मेरे लड़के ने इसको चूज़ किया है, ठीक है, ये तो इमेच्योर है, इसको नहीं पता वो लड़का ठीक है या नहीं है, हमें अपनी बेटी को कन्विंस करना है, हमारे को कोई ऐसा एविडेंस ला के दो कि हम अपनी बेटी को कन्विंस कर पाए उसे शादी ना करें। तो लव जिहाद अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है लव मैरिजेस के केस में सेम रिलीजन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सेम रिलीजन में भी अगर शादी हो रही है तो भी ऑब्जेक्शंस तो क्रिएट होती हैं। और जासूसी आप लोगों से करवाई जाती है। बिल्कुल कराई जाती है। कोई ऐसा केस जो बड़ा उलझन वाला हो और आप उसको टैकल कर रहे हो, बहुत ही उलझन वाला, मतलब हस्बैंड वाइफ और दोनों के ही अलग अलग रिलेशन चल रहे हो, दोनों एक ऑफिस में काम भी कर रहे हो, कुछ इस तरीके से उलझन वाला कोई केस? ये तो होते ही रहता है। ये तो जो है ना कि 2 मैरिड लोगों का अफेयर होना आपस में, ठीक है, जो कि 2 आपस अलग अलग मैरिड हैं और उनका अफेयर होना ये बड़ी कॉमन सी बात है। अभी हमने एक ब्लैकमेलिंग का केस किया था। उस ब्लैकमेलिंग के केस में क्या हुआ कि ये एक ही कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं, और जो 2 पार्टनर्स हैं ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ये अलग मैरिड है और वो अपने अलग मैरिड है, और एक मेल है एक फीमेल है। अब इन दोनों का आपस में भी रिलेशनशिप है और दोनों मैरिड भी हैं। तो अब क्या है कि इनके किसी एक स्टाफ ने इनके ऑफिस में एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया, वॉश के अंदर मोबाइल छुपा दिया अपना। नहीं, वॉश नहीं, एयर प्योरीफायर था। एयर प्योरीफायर में आगे छेद होते हैं ना, उसमें उसने अपना मोबाइल छुपा दिया, कैमरा आगे की तरफ करके, सीसीटीवी मोबाइल का कैमरा, मोबाइल ऑन मोबाइल करके उसमें डाल दिया, और उससे उसने रिकॉर्डिंग बना ली उनकी। अंदर वो जो है वो फिजिकल हो रहे थे दोनों। अब फिजिकल हो रहे थे, उनके पास रिकॉर्डिंग बना के अपना रख ली। अब क्या है कि उनके पास एक लेटर आता है एक पेन ड्राइव के साथ, उसमें उनकी रिकॉर्डिंग है, और कहता है कि जी आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, वरना जो है आपकी ये जो वीडियो है मैं आपके दोनों के स्पाउसेस को भेज दूंगा, पूरे ऑफिस में सर्कुलेट कर दूंगा आपके, ठीक है। तो अब वो उनको एकदम से वो हो गया कि भाई 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब उनका अगले दिन दोबारा कहता है कल बताऊंगा कि
कहाँ पे आपको एक और लेटर भेजूँगा कैसे पैसे की डिलीवरी करनी है, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊँगा। तो वो फिर जब वो ब्लैकमेल हुए वो हमारे पास आए, हमने उसको इस तरीके से उस केस को सॉल्व किया इज़ डिफरेंट। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे किस तरीके से आते हैं। अब एक और केस आया, हस्बैंड का अफेयर चल रहा है अलग, दोनों सेम ऑफिस में है, ठीक है, 12 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं दोनों, एक लड़का और एक लड़की, दोनों का आपस में अफेयर है, दोनों सेपरेटली मैरिड है, ठीक है। अब ये 12 साल बाद लड़की जो है इस लड़के के अंदर, अपने बॉयफ्रेंड के अंदर इंटरेस्ट लेना बंद कर रही है। वो कहती है कि मेरे को जी इंटरेस्ट, मतलब पीछे अपने को विड्रॉ कर रही है। लड़के को अब शक होना शुरू हुआ। अब लड़के को इसको शक होना शुरू हुआ, भाई ये विड्रॉ क्यों कर रही है। अब उसको ये लगता है कि जो इसका हस्बैंड है वो उसके ऊपर काला जादू कर रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, कोई हस्बैंड को शक हो गया हम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। तो क्या ब्लैक मैजिक काले जादू के भी आप लोग एक्सपर्ट हैं पता करने हम के? ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट हैं। तो हमारे पास लोग ये डिटेक्ट कराने आते हैं कि भाई जो सामने वाला पर्सन के ऊपर शक है वो ब्लैक मैजिक की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है। हम कोई तांत्रिक अघोरी बाबा नहीं है, ठीक है, ना ही हमारे को ब्लैक मैजिक की ज़रा सी भी नॉलेज है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। हमारा काम है ये पता करना कि भाई जो जिसके ऊपर आपको शक है, ठीक है, वो किसी तांत्रिक से, किसी अघोरी से, किसी बाबा से टच में है या नहीं है, या कोई जो है वो ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या नहीं है। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं लोग पता करने। आपके पास आपकी कंपनी को लेके, आपको लेके, डिटेक्टिव कंपनी जो आपकी जासूसी की है, इसको लेके अक्सर कहीं सर्च करो सोशल मीडिया में तो अजय देवगन, कंगना रनावत, ये सब आ रहे हैं। कौन कौन है, क्या मतलब एक जासूस और वो भी इतनी बड़ी कंपनी और किसी डिटेक्टिव से कंगना रनावत किस तरीके से मतलब रिलेट कर रही है ये अजय देवगन से? क्या देखिए, है ये कहानी, आप ही खोलेंगे ये मैं बताता सच्चाई? हूँ। अजय देवगन, कंगना रनावत, राजकुमार राव, तापसी पन्नू और वानी कपूर, इन सब ने हमारे लिए ब्रांड प्रमोशंस किए हैं। ब्रांड प्रमोशंस मतलब कि हमारे बारे में हमारी जो कोलैबोरेशंस हुई हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रोडक्शन हो गया, तो इन्होंने हमारे लिए ब्रांड प्रमोशंस किए। क्योंकि हम जैसे कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, कई सारी मूवीज़ के लिए हम लोग उनके इन्वेस्टिगेशन पार्टनर्स बन जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्टनर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेशन पार्टनर्स वो होते हैं, कई बार हमारे पास प्रोडक्शन हाउसेस आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई सीरीज़ निकाल रहे हैं उसमें हम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो आप जो है हमारे को हमें फिक्शन नहीं डालनी, हमें वो वाले जासूस नहीं डालने जो रील में आते हैं, जो फिक्शनल होते हैं। हमारे को दिखाना है कि असलियत में अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास ये जासूसी आएगी तो उस केस को कैसे सॉल्व करेगा, हमें इस चीज़ को फिल्माइज करना है। तो आप हमें स्क्रिप्ट राइटिंग करो कि भाई ये इस चीज़ को, अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, तो हम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इसको किस तरीके से सॉल्व करता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से किस किस तरीके से जाके कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करता है। तो उस तरीके से हम उन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ उनकी स्क्रिप्ट में उनके इन्वेस्टिगेशन पार्टनर्स बन जाते हैं। कई जगहों पे प्रोडक्शन हाउसेस भी तो बिजनेस हाउसेस ही हैं ना। जैसे बिजनेसेस में प्रॉब्लम आती हैं वैसे प्रोडक्शन हाउसेस में भी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस होते हैं। तो आपके इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए किसी भी पर्सन के ऊपर, वेंडर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, किसी के भी ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ जाती है कई बार। तो वो हमारे पास आते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराने। फिर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम से अछूते हैं, ठीक है। सो उनका, बल्कि वो किसी के पास लेके नहीं जा सकते अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करना है उनको खुद ही डील करना पड़ता है। बिकॉज उनको ये डर लगता है कि केस एक्सपोज ना हो जाए, कि हमारा मीडिया में ना आ जाए। तो ऐसे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हमें हायर करते हैं। आपने हम्म। कभी किसी के संपर्क में, आपको किसी ने हायर किया, आप नाम ना खोलें, लेकिन बॉलीवुड की कोई ऐसी हस्ती, बहुत सारी हस्तियों ने हायर किया है। मैं कोई किसी का नाम कोई नहीं ले केस सकता। स्टडी बता दें मैं थोड़ी सा, केस स्टडी भी इसलिए नहीं छोटे बता छोटे में। सकता, मैं केस स्टडी भी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि क्या है कि केस एक्सपोज हो जाते हैं फिर, ठीक है। सो क्योंकि हल्का फुल्का। सेलिब्रिटी की लाइफ इतनी फेमस लाइफ होती है, ठीक है, इसकी अगर मैं कोई भी केस को यहाँ पे हल्का सा हिंट भी दूंगा, ठीक है, तो भी केस एक्सपोज जाएगा। अब हमने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए उनके बच्चों की मॉनिटरिंग करी है, ठीक है, उनके लिए जो है उनको लगता है उनके बच्चे ड्रग्स में पड़ गए हैं, उनके लिए हमने काम किया हुआ है। हमने ये काम किया हुआ है कि भाई मेरे जो हस्बैंड हैं अपनी कलीग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए हैं, ठीक है, बॉलीवुड में बॉलीवुड में, ठीक है। तो तो वहां तो ये सब कॉमन सी चीजें हैं, क्या चिंता वाली बात है? नहीं, कॉमन चीज़ नहीं है। कॉमन चीज़ अफेयर होना,
जैसे हम में इमोशंस हैं, जैसे हम में लॉयल्टी है, वैसे उनमें भी लॉयल्टी होती है। हम लोग ये गलत सोचते हैं कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को अलाउ कर दिया, जाओ तुम जाके जितने मर्जी अफेयर कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, या ओपन मैरिज है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अलाउ कर दिया, भाई आप जाओ जितने मर्जी अफेयर करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर इमोशनली अटैच टू देयर इच पार्टनर्स। अदर। हाँ हाँ, टू ईच अदर। अगर उनको ऐसा लगता है भाई उनका पार्टनर उनके साथ डिसलॉयल हो रहा है या उनका चीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो उनको भी उतना ही हर्ट होता है जितना हमें हर्ट होता है। मान लो बॉलीवुड के हम्म, आपके पास 10 केस आए, हम्म, तो 10 में कितने केस हम्म, हस्बैंड वाइफ कपल के हम्म, सस्पेक्टेड एक दूसरे को हम्म, कर रहे हैं शक? हम्म। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने केस ऐसे आपके पास आ जाते हैं? नहीं मतलब मतलब, कोई मैं नंबर में बांधना नहीं चाहता, एक हम्म, आइडिया में है कि भाई ये भी एक बढ़ोतरी है। बॉलीवुड है, चमक दमक है, वो दुनिया रंगीन है, ठीक है, लेकिन देखिए वहां भी मैं परेशान है लोग ये। देखिए हर चीज़ जैसे जैसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के प्रोफेशन के बारे में अवेयरनेस लोगों की में बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे किसी भी सेगमेंट के जो केसेस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। तो जो आज से 20 साल पहले लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते, आज हर उस इन्वेस्टिगेशन 100 गुना इन्वेस्टिगेशंस के रेशियोज बढ़ गए हैं जो आती हैं। ऐसी सिमिलर इज विद बॉलीवुड ऑल्सो, क्योंकि बॉलीवुड अछूता तो है नहीं किसी चीज़ से। 27 साल के हम्म, आपके इस जासूसी के अनुभव में, हम्म, और आज जहां आप बैठे हैं 2025 में आके, हम्म, कोई ऐसा केस हम्म। जो लगता हो कि मील का पत्थर साबित हुआ आपके इन्वेस्टिगेटर के या एज जासूस स्पाई हम्म। की नज़र से, जो आपके लिए लेसन बन गया हो, और आप वो अपने यहाँ कंपनी में जो नए जासूस आ रहे हैं उनको पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, बता रहे हो? ऐसे तो हमने बहुत सारे केसेस किए हैं जो अपने आप में एक लेसन है। केस स्टडीज़ तो हमें बहुत सारे केसेस की अपने नए इन्वेस्टिगेटर्स को देनी ही पड़ती हैं कि किस केस को हमने कैसे सॉल्व किया। बट मेरे को एक केस बहुत याद आता है जो मैंने सॉल्व किया था आज से 25 साल पहले। तो 25 साल पहले की, यानी आप सन 2000 की बात कर सन रहे हैं? 2000 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जो मैंने केस सॉल्व किया था उसमें मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस केस को। तो वो केस किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है, ठीक है। वो क्या है, उस केस के ऊपर चाहो तो खुद ही मूवी एक बना लो आप, ठीक है, या एक छोटा सा एपिसोड तो बना ही सकते हो। तो हमने जो केस किया था वो किया था, एक फैमिली थी, अ, लड़के और लड़की की शादी हुई। कहाँ की बहुत है? बहुत रिच फैमिली थी, यूपी की कोई फैमिली थी। लड़के और लड़की की शादी हुई। लड़के और लड़की जो शादी हुई उसमें 2 महीने बाद लड़की अपने घर आ गई और हस्बैंड उसको लेने नहीं आया वापस, ठीक है। और लड़की से बोलते हैं कि तो चली जा, लड़की भी नहीं जा रही वापस। अच्छा, घर में ये नहीं बता रही कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ नहीं बता रही, ना अपनी मदर को ना अपने फादर को। उधर वो लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई तू अपनी वाइफ को क्यों नहीं ला रहा वापस, ठीक है। वो अपने घर में स्टोरी ना बताए कि भाई मैं क्यों नहीं ला रहा अपनी वाइफ को वापस। दोनों ने बिल्कुल सीक्रेट, दोनों के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। अब वो लड़की वाले आए हमारे पास ये पता करने, भाई ये बता दो हमारी लड़की जो है ये चक्कर क्या है, इसका हस्बैंड लेने नहीं आ रहा है, जाना नहीं चाह रही है, ठीक है। उधर इसके पेरेंट्स से बात करी हमने, लड़के के पेरेंट्स से बात करी, वो लड़के के पेरेंट्स भी कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं कुछ, हमारे को बताते ही नहीं है ये, ठीक है, ना लड़की को लेने जा रहा है, चक्कर क्या, आप हमें ये पता करके बताओ। अब हमें तो पहले ये लगा कि भाई लड़के का कहीं अफेयर वफेयर ना हो। हमने लड़के को इन दिनों तक फॉलो किया, तो पता चला कि सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से सीधा घर आता है, कोई उसकी इरेगुलर मूवमेंट ही नहीं है। हमने उसके नेबरहुड में, उसके घर के सर्वेंट से, उससे ड्राइवर से, सबसे इंक्वायरियाँ करी, ठीक है। तो पता चला साहब तो बहुत अच्छे हैं जी, बड़े डिसेंट हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, ठीक है, और जो है बहुत अच्छा नेचर है इनका, हर किसी का ध्यान भी रखते हैं। तो हमें कोई उसमें क्लू ही नहीं मिल रहा था केस में। हमने कहा कि यार ये चक्कर क्या है, मतलब कुछ तो रीज़न है, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा रीज़न क्या है, आपस में टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है लड़के लड़की के, और बता भी नहीं रहे हैं किसी को। तो हमने क्या किया कि उस टाइम पे मैं खुद वहाँ पर्सनली गया। मैंने जो है किसी बहाने से लड़के को कांटेक्ट किया और मैंने धीरे धीरे उससे दोस्ती डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटी, तीन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई ये लड़का कहाँ कहाँ पे जाता है, इस जिम में जाता है या इस जगह पे जाता है ज़्यादातर, इस क्लब में जाता है, इस यहाँ पे जाके बैठता है, हमें पता होता है, क्योंकि हम उसको सर्विलेंस पे कई दिनों तक रख चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इससे मिलना कहाँ पे हाइड है आउट जाके। सब पता है उसका। हाँ, तो हमें पता है हमें इससे मिलना कहाँ पे, हम इससे कहाँ पे अपनी जेलिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे एक जगह पे ड्रिंक करते करते, जहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा था वहाँ पे मैं भी चला गया, और वहाँ पे जो है मैंने उसके साथ में बैठ के ड्रिंक व्रिंक करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। उसको बड़ा मज़ा आया मेरे से बात करने में उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं भी अपने रोल प्ले में था। रोल प्ले मतलब कि मैं भी ये बिल्कुल प्ले कर उतरे रहा हुए थे कि था, मुझे हाँ, निकालना है, मुझे निकालना है। मैक्सिमम इससे निकाल हाँ, के लाना तो है। अब उससे दोस्ती डेवलप हो गई। अब हमारे जो है अच्छी तरह से बातचीत हुई, लेकिन आप ऑब्वियसली किसी फर्स्ट टाइम में कुछ पूछ नहीं सकते हो। 4-5 मीटिंग्स हुई, 6 मीटिंग्स हुई, हम हर हफ्ते हफ्ते करके मिलते रहे। फिर उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया,
जब ट्रस्ट डेवलप हुआ तो फिर मैंने उससे थोड़े टाइम बाद जो है पूछा कि और भाभी जी क्या है, कहते हैं यार छोड़ भाभी जी के बारे में पूछिए वो, ठीक है। तो फिर जो है मैंने उसको वो इग्नोर कर दिया उस दिन। फिर और थोड़े दिन के बाद फिर ऐसे बात हुई, तो फिर जब वो और ज़्यादा फ्रैंक हो गया तो फिर पूछा क्या हुआ, बात क्या हुई। कहता है कि यार तेरे को क्या बताऊँ, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, मैं तेरे को बताता हूँ क्या हुआ। कि जब हमारी शादी हुई, ठीक है, तो शादी तो बड़ी अच्छी हुई थी हमारी और हम दोनों खुश भी थे। मेरे 2 फ्रेंड्स यूएस में थे, वो शादी अटेंड नहीं कर पाए थे मेरी, वो आ नहीं पाए थे यूएस से। अब हमने क्या किया कि वो शादी के 2 महीने बाद आए यूएस से कि भाई हम आ रहे हैं और चल हमारे को पार्टी दियो। हमने सोचा हम बैचलर्स पार्टी शादी के बाद करेंगे, ठीक है। तो हमने दिल्ली में एक होटल बुक कराया। अब वो जो 2 लड़के हैं वो वहाँ से आए। अब इनके बैचलर्स पार्टी में क्या होता है कि बैचलर्स पार्टी में गर्ल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जी हमने गर्ल्स बुलाई वहाँ पे बैचलर्स पार्टी में उस होटल में। अच्छा, उस टाइम पे मोबाइल वोबाइल इतने फ्री वो तो होते नहीं थे, एसएमएस होते थे नॉर्मल मोबाइल बिल्कुल में, बिल्कुल। ठीक है। तो उस टाइम पे उसने कहते हैं कि जो जिस होटल को हमने हायर किया था वो ना हमारे होटल के स्टाफ से सेटिंग है, वो होटल का स्टाफ ना एक एल्बम रखता है अपने पास। तो मेरे जो यूएस वाले फ्रेंड्स थे उन्होंने वो एल्बम में से लड़की चूज़ करके और वहाँ पे लड़कियाँ बुला ली। तो कहते हैं कि मैं भी वहाँ पे चला गया, हम सारे पार्टी कर रहे हैं आराम से। तो हमने वहाँ पे 3 कमरे बुक करा लिए, ठीक है। तो अब एक कमरे में जो है वो कहता है कि जी मैं गया, मैंने पहले मेरा फ्रेंड गया, वो आ गया, फिर दूसरा फ्रेंड गया, वो आ गया, फिर जब मैं गया, ठीक है, मैंने देखा मेरी बीवी सामने है। ओह माय गॉड। हाँ हाँ। तो बेसिकली कहता है कि मैं तो छक्के छूट गया, कहता है मैं तो ऐसे ही आ गया, उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको देख लिया, ठीक है। और कहते हैं कि ना वो किसी को बता सकती, ना मैं किसी को बता सकता कि मैं भी गलत था, वो भी गलत थी। और मैंने कहा कि उसकी फोटोग्राफ एल्बम में क्या कर रही थी। तो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता क्या कर रही थी, मैंने तो उस दिन से उससे बात ही नहीं करी आज तक ज़िंदगी में। फिर हमने कहा कि पता नहीं ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हमने कहा इस बात को वेरीफाई तो करें, जो ये कह रहा है सच कह रहा है। उसकी श्योर। लड़की के पेरेंट्स को भी तो बतानी है ये बात, हम उसको कैसे बताएंगे ये बात कि जो कह रहा है सच कह रहा है नहीं। हम्म। फिर हमने उससे होटल का नाम किसी तरीके से बातों बातों में निकलवा लिया। अब हमने जाके वहाँ पे हमारे एक आदमी ने उससे होटल से कांटेक्ट किया और उससे जो है अपनी रेपो डेवलप करी उसी बंदे के साथ जिनसे टच में थे। और उससे उन्होंने बोला कि भाई एल्बम दिखाओ, ठीक है। जब वो एल्बम दिखाई उन्होंने, तो उसमें वो लड़की की फ़ोटोग्राफ थी वाकई में, उन्होंने देख लिया। तो उस टाइम पे क्या था कि कैमराज मोबाइल वोबाइल में तो कैमरा होते नहीं थे, आपको फिजिकल कैमराज ले जाने पड़ते थे, छोटे छोटे कैमराज होते थे। उसी से हमने उसकी एल्बम की फ़ोटो खींच ली कि उस एल्बम में उसकी लड़की की फ़ोटोग्राफ है। और हमने सोचा कि लेकिन ये लड़की तो इतनी रिच है, इसको ये काम करने की ज़रूरत क्या है, इसके तो माँ बाप इतने रिच हैं, 14 तो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, तो उसको ये काम करने की क्या ज़रूरत है। फिर हमने जो है उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो देखा कि नीचे वाले फ्लोर पे उसके पेरेंट्स रहते हैं, बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे सेपरेट फ्लोर अपनी बेटी को दिया होता है रहने के लिए। तो बेटी जब भी आती थी उसी फ्लोर पे रहती थी। इसका क्या था, ये जो बेटी थी ना इनकी, एक कहते हैं निम्फोमैनियक होते हैं जिनका इसमें सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इनको क्या था कि ये जो लड़की थी ये भी क्या करती थी कि ये लड़कों को ना चूज़ करती थी खुद। और ये लड़की जाती थी प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाती थी, नॉट फॉर मनी, जस्ट टू स्लीप विद न्यू फिजिकल बॉयज, फिजिकल। फिजिकल प्लेजर, टू स्लीप विद न्यू बॉयज, ठीक है, एवरी टाइम। और होटल जो है इसको लड़की को दिखा था भाई ये लड़के आने वाले हैं, तो उसने यूएस के फ्रेंड्स की फोटोग्राफ दिखाई थी और ओहो। हस्बैंड की नहीं दिखाई, ओहो। ठीक है। तो ये जो लड़की है ये वहाँ पे चली गई। अब हमने इसके बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। हमने कहा कि भाई ये जो लड़की है ये अच्छा, हमने कहा कि इसको जो है ना, जो होटल का स्टाफ था, हमारे एक एग्जीक्यूटिव ने कहा इसको बुक कर लो, ठीक है। हमने उस लड़की को वहीं पर ही उससे वहाँ से बुक किया। ऑल्दो उस लड़की ने हमारे एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब वो आई नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे उस शायद इस वजह से नहीं आई होगी कि उसके हस्बैंड के सामने ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी थी, तो अब इस उस वजह से, होटल से बचना चाह रही हाँ होगी वो। हाँ, तो आई नहीं वो, ठीक है। लेकिन हमारे को जब ये रीज़न पता चला, जब हमने उनको वो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए, उसकी फोटोग्राफ दी एल्बम की जो होटल के अंदर के स्टाफ से बड़ी लड़की सर, के पेरेंट्स को। हाँ, तो इतना रोए वो हमारे सामने, इतना रोए मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब लाइक अब दोनों ही जो है ना पार्टीज, उस टाइम पे हमारा तो काम इन्वेस्टिगेट करके रियल रीज़न बताना था, वो हमने रियल रीज़न बता दिया। लेकिन कहीं कहीं केसेस में ऐसी डिस्कवरीज हो जाती हैं जो आपने सपने भी नहीं सोचा होता कि ऐसी डिस्कवरी हो जाएगी। और ये सच्ची कहानी है। मतलब हमारे ऊपर आपने उतरे, खुद खुद ऑपरेट खुद किया खुद इसको। किया मैंने हाँ, आपने खुद डिटेक्ट किया है यस इसको। यस, इसकी तफ्तीश जो है हाँ मैंने खुद वो करी है आप जाके, हाँ विटनेस हैं मैं इसके। विटनेस हूँ खुद। रिजल्ट क्या रहा आपकी उस मेहनत का उस केस में 25 साल पहले? देखिए क्या होता है कि जब हम अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं ना, तो हम उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करते।
ठीक है, हम क्लाइंट को जज भी नहीं करते ये अपने, जासूसी के पेशे का उसूल है। उसूल है। और ना ही हम उनको जज करते, ना ही हम उनको कभी कॉल बैक भी करते ये पूछने के लिए कि आपके केस में क्या हुआ, क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी भी तरीके से कि हमारी प्राइवेसी में इन्फ्रिंज कर रहे हैं या कुछ हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इतना इंटरेस्ट है। जिस चीज़ का टास्क दिया था वो टास्क पूरा हुआ, वी हैव सबमिटेड आवर रिपोर्ट एंड ओवर फ्रॉम देयर। आप जासूस हैं, आपकी कंपनी जासूसी करती है, लोगों को पैसा लेते हैं और आप काम करते हैं। सवाल ये है कि आप भी बड़े महंगे होते हैं, आम आदमी आप तक नहीं आ पाता है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक गांव का किसान मुकदमे के लिए वकील तक नहीं जा पाता है। और जासूस और जासूसी का काम जो है उससे बड़ा आपका हुआ है। ये सब क्या है कॉकटेल? देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो छोटी कंपनीज हैं, मतलब छोटी कंपनीज नहीं बोलूँगा, छोटे इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप को जासूस बोलते हैं, ठीक है, उनके जिनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होती, लोग उनके पास जाके अपना पैसे को वेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट लोगों को बता के उनसे पैसे ले लेते हैं। दुकानें खुली हैं जासूसी हाँ के नाम हाँ, पे, आप कह जासूसी नहीं कर, पा रहे हाँ हैं, हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ दुकानें खोल रखी हैं गली गली में, हाँ हाँ, जासूसी वो ठगते हैं। वो ठगते हैं, लोगों को पैसे ले लेते हैं, उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। इसलिए आपका जो जासूसी का धंधा है बड़े हाँ विश्वास का है, हाँ, ये भी अविश्वास की छाया के, काली छाया से। काली छाया से ग्रस्त है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कहीं ये ब्लैकमेल ना करें, सामने वाली पार्टी के जाके मिल ना जाएं। हाँ, ठीक तो है, जो आप सबकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, हाँ हाँ आप खुद ही समस्याओं में जासूसी का हाँ धंधा हाँ, और तो जासूस बेसिकली उलझे क्या है हैं। कि अब किसी को सेलेक्ट करने के लिए, कि अगर किसी को अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करना, नॉट एवरी वन इज़ बैड, हर कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, उनके जो है बैलेंस शीट्स को स्टडी करना चाहिए कि भाई ये कितना बिजनेस कर रहे हैं, क्या अपना जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं, नहीं इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं। और ये बड़ा ईजी है, सिर्फ आपको 500 रुपये पे करके किसी भी कंपनी की आप जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू आप उनकी बैलेंस शीट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओपन डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप उसकी बैलेंस शीट्स देखो, आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स देखो, ये देखो उनकी कंपनी मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, क्या कोई एक्स आईबी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट कैंडिडेट है, वो खुद का बैकग्राउंड किस तरीके का है, कितना एजुकेटेड है वो, क्या वो जो पर्सन आपको राइटिंग में प्रपोजल बना के दे रहा है, क्या आपको इन्वॉइसेज इशू कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ऑब्वियसली आप ये देखो कि आपने जैसे कहा अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी तो मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में जो अफोर्डेबिलिटी होती है, ठीक है, वो आम आदमी की रीच से दूर है, ये मैं मानता हूँ। क्यों इससे दूर है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने में खर्चा बहुत आता है, ठीक है। जब आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने जो आपके फील्ड में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं हर टाइम रिस्क लेके काम कर रहे हैं, तो जिस आदमी को सैलरी एक्स अमाउंट है, ठीक है, हमारे प्रोफेशन में उसकी सैलरी 3x होती है, 3 गुना सैलरी देनी पड़ती है क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। सो आपके इन्वेस्टिगेटर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी मैनेजमेंट आप लेके बैठे हो, इतने सारे ऑफिसेज आप लेके बैठे हो, ठीक है, आपको जो है एडवर्टीजमेंट का आपका अलग खर्चा है, आपके जो है बिजली पानी का ऑपरेशनल कॉस्ट का आपका अलग खर्चा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपने खर्चे कर रहे हो तो आप प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो। अब प्रॉफिट आपको कमाना है तो आपको 400 करना ही पड़ेगा क्लाइंट से, वरना प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो अब आम आदमी के लिए, लोअर मिडिल क्लास या लो क्लास आदमी के लिए डेफिनेटली सर्विसेज थोड़ी सी अनअफोर्डेबल तो हो ही जाती हैं। जासूस की सेवा लेना और जासूसी करवाना। हाँ हाँ, लेकिन एज अ कंपनी हमने अपने लिए एक रूल बनाया हुआ है कि हम हर महीने 5 प्रो बोनो केसेस लेते हैं टू हेल्प द सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। सोसाइटी इन जनरल का मतलब कि जिसमें हमें लगता है कि इसको वाकई में बहुत सीरियस इशू है, इसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और इसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, बहुत गरीब है और हम किसी का भला कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अपने लिए एक प्रोटोकॉल बनाया कि हम हर महीने 5 ऐसे केसेस करेंगे जो प्रो बोनो नेचर के होंगे, जिसमें हम सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए करेंगे, विदाउट मनी, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी चार्ज। हाँ, ये हमारी सर्विस है टुवर्ड्स द सोसाइटी। वेरी गुड, ये आपका अच्छा है। और कम से कम आप कोशिश कर रहे हैं कि जासूस और जासूसी का धंधा, जो ऊंची दुकान कही जाती है, कीमती दुकान कही जाती है, उसमें आपने ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जासूस वो पुलिस वाले या किसी एजेंसी को भी जो है इंटरोगेट करता रहता है, क्या सच्चाई में ये दम है इसमें या सब फिल्मी ये सब तमाशा है? फिल्मी है। आप एक बात बताओ, कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव किसी पुलिस ऑफिसर से कुछ पूछने जाएगा तो क्यों बताएगा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर। हाँ, हम कई सारे पुलिस की हेल्प बहुत लेते हैं केसेस में, हम पुलिस से जाके बात भी करते हैं,
लेकिन हम इंटेरोगेट नहीं कर सकते पुलिस को। आप पुलिस से बात करके आपको कोई इन्फॉर्मेशन उनसे जनरेट करनी है किसी केस के बारे में, आप उनसे प्यार से दोस्ती यारी में उनको समझा के अपने केस के बारे में आप ले सकते हो। जिस दायरे में रह के वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, दे पाते हैं, वो दे भी देते हैं, ठीक है? लेकिन हक से नहीं माँग सकते आप, ठीक है? तो जब तक कि वो पब्लिक डाटाबेस ना हो। अब आरटीआई लगा के तो आप जो आरटीआई के एक्ट के अंदर आता है वो तो इन्फॉर्मेशन सभी के एक्सेस है, कोई भी ले सकता है उस इन्फॉर्मेशन को तो आरटीआई लगा के। जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है वो तो आप हक से मांग सकते हो। लेकिन अब अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए पुलिस में, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना है कि भाई आप हमारी इस चीज़ में हेल्प करते हो, तो ऑब्वियसली आप हक से नहीं मांग सकते, हेल्प के तौर पे मांग सकते हो। ये थे हमारे साथ नमन जैन, भारत के मशहूर जासूस, लेकिन जासूस से ना दिखाई देने वाले आम शख्स। जासूसी में और जासूस के लिए काम चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो नमन जैन और उनकी कंपनी कर रही है, वो फिल्म लाइन हो या किसी की पर्सनल लाइन हो, सब में जासूस और जासूसी पहुंची हुई है। लेकिन कई मिथ्य भी नमन जैन ने तोड़ दिए हैं। मसलन काली टोपी, काला चश्मा और टिप टॉप, काला लंबा बैग, हैट, ये सब तमाशा है, जासूस और जासूसी नहीं। जहां आप भीड़ में पहचान लिए गए तो फिर किस बात की जासूसी और कैसे जासूस। कुल जमा नमन जैन ने बहुत काली चीजों से पर्दा उठाया है और सफेद दिखाया है कि जासूसी की दुनिया जिस कदर की नजर आती है, ये ठीक उसके उल्टा है। जासूसी का पेशा ही एक ऐसा है जो जासूस खुद को भी शक की नजर से देख के आगे पहुंचता है, ताकि तह तक जिस काम के लिए लगा है वो निकाल सके। मतलब ढोल नगाड़े और बारात के साथ जासूस अगर कोई जासूसी करना चाहेगा तो कदापि नहीं हो सकती है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। इसी तरीके के किसी और अनफिल्टर्ड अड्डे में पॉडकास्ट के साथ फिर आऊंगा आपको लेके, किसी और नमन जैन से ही जैसे दोस्त से, बेबाक इंसान से मिलवाने के लिए। नमन जी, आप आए। जासूसी की दुनिया का जो सफेद और काला सच है वो सब आपने बाहर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने बताई कि इस कलयुग में भागम भाग की जिंदगी में पिता पुत्र, पुत्री पिता, माँ बेटी, बेटी माँ की, सोनम पति की, पति सोनम का, है ना, सब एक दूसरे के ऊपर, चोर के ऊपर मोर बैठा हुआ है। सब सबकी जासूसी करा रहे हैं जरूरत के हिसाब से। जासूस और जासूसी से बचा कोई कोना नहीं है, चाहे वो भारत हो या विदेश। शुक्रिया।